डेट है आज 22 मार्च 2021। आज हम कल और आज के करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे इस क्लास में, यानी कि 21 मार्च और 22 मार्च के। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लास्ट में, जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट, न्यूज़ में इसे देखेंगे। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन क्या है? मॉडल स्टेट फॉर वन धन विकास योजना, ये योजना पढ़ेंगे, न्यूज़ में है। कैच द रेन कैंपेन क्या है? नेशनल रजिस्टर फॉर इंडियन सिटीजन, ये रिसेंटली न्यूज़ में है, इसे कई बार पहले भी कवर कर चुके हैं हम। सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली अगेंस्ट स्टेट सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड, ये इलेक्टोरल बॉन्ड कई बार पढ़ चुके हैं, फिर न्यूज़ में है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसके बारे में फिर देखेंगे इसे। सुप्रीम कोर्ट सॉट सेंट्रल रेस्पॉन्स इन राशन कार्ड कैंसिलेशन केस, अभी करोड़ों लोगों के क्या है, राशन कार्ड कैंसिल कर दिए गवर्नमेंट ने। तो क्या वजह है, उनके पीछे क्या रीज़न है, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन है, क्या गवर्नमेंट से पूछा है, इसे देखेंगे। आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, ये आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस एक नई टेक्निक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये किस लिए? टू प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर कार्बन कैप्चर एंड कन्वर्जन, तो ये क्या है पूरा डिटेल से देखेंगे। हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर एक नई टेक्नोलॉजी है, ये क्या है इसे देखेंगे। किस किस में इसका एप्लीकेशन है, किस किस में यूज है। साइंस एंड टेक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ भी सकता है आपके प्रीलिम्स में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जारी की है अभी। सुप्रीम कोर्ट स्टेज हाई कोर्ट डिसीजन बारिंग एडिड स्कूल टीचर्स फ्रॉम कंटेस्टिंग पोल्स, ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जिसने हाई कोर्ट के डिसीजन पे स्टे लगा दिए, मतलब रोक लगा दिया हाई कोर्ट के डिसीजन पे। तो पूरा डिटेल से देखेंगे। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 अभी न्यूज़ में है रिसेंटली। गवर्नमेंट क्वेश्चन मेथोडोलॉजी एंड डेटा एक्यूरेसी ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कुछ दिनों पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज की थी, तो अभी ये रिसेंटली क्या है, इस पर कंट्रोवर्सी चल रही है। इंडिया इसे मानने से इनकार कर रहा है, जो इसने डेटा जिसके बेस पे डेटा के बेस पे रिलीज़ की है, इंडिया की जो रैंकिंग दी है। तो क्या है पूरा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर एल्यूमिनियम एयर बैटरीज, ये एल्यूमिनियम एयर बैटरीज क्या है, कौन सी टेक्नोलॉजी है? इंडिया और जापान ने अभी एक एग्रीमेंट किया है, कोऑपरेशन किया है, किसमें? पेटेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये न्यूज़ क्या है इसे देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर एंड अमेंडमेंट बिल 2021, ये क्या है इसे देखेंगे। कुछ शेड्यूल कास्ट को डाला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। सामर कैंपेन, ये क्या है? और प्रिtzker आर्किटेक्चर प्राइज, ये क्या है? प्रिtzker आर्किटेक्चर प्राइज, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है जी डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये जी डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट किसने अभी रिलीज़ किया है इसे? ये यूरोपियन कमीशन ने किया है। यूरोपियन कमीशन क्या है आपको पता होगा, जैसे यूरोप कॉन्टिनेंट है, उसके कुछ 27 कंट्रीज़ हैं जो एक ब्लॉक बनाती है, जिसे बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। मतलब सारी कंट्रीनों मिलके एक ब्लॉक बनाया हुआ है, एक ग्रुप बनाया हुआ है, समूह। तो वो उसे यूरोपियन यूनियन बोलते हैं, उनका एक कमीशन है। उसने अभी ये सर्टिफिकेट इशू किए हैं, अनवेल्ड का मतलब जारी किए हैं, इशू किए हैं डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट। किस लिए? ताकि जो यूरोपियन यूनियन में जो सिटीजन्स हैं ना, जितने भी या 27 कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन के, उनमें क्या है, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा उन्हें। जैसे आपका आधार कार्ड है ना, ऐसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है इमेज में। वो क्या होगा, कोविड-19 की वजह से क्या है, अभी ट्रैवलिंग नहीं हो पा रही है फ्रीली, वहाँ पे क्या है, टूरिज्म सेक्टर बिल्कुल रुक गया है। तो इसमें क्या है, जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, या फिर उन्हें नेगेटिव टेस्ट है, मतलब उन्हें कोरोना नहीं है, या फिर वो कोरोना से रिकवर्ड हो चुके हैं, तो उन लोगों को ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट। ये क्या है जी, ये क्या होगा, इसका एक क्यू आर कोड होगा इसमें, जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये क्यू आर कोड बोलते हैं इसे। इसमें क्या है, ये अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं वो लोग, यूरोपियन यूनियन के जो लोग होंगे वो इसे अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। और एक तरह से ये क्या है, कोई वैक्सीन पासपोर्ट नहीं है ये। इसमें क्या होगा, किसी भी मेंबर को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, लेकिन क्या होगा, जितने भी ऑल यूरोपियन यूनियन सिटीजन है, जितने भी कंट्री हैं, 27 कंट्रीज़ के सिटीजन हैं, या फिर थर्ड कंट्री नेशनल्स हैं, या कोई और लोग यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में रहते हैं और वहाँ पे लीगली रहते हैं, लीगली स्टेइंग इन यूरोपियन यूनियन, उनको क्या है, एक डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा इसका, कि हाँ इन्हें कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, इनके कोरोना का जो केस है नेगेटिव है, मतलब इनके कोरोना नहीं है, और अगर कोरोना था तो रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। ये क्या है, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ में कहीं पे भी। ये एक सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि अभी रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है ना फ्री मूवमेंट पे, क्या है, फ्रीली कोई मूवमेंट नहीं कर सकता, इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है यूरोपियन यूनियन ने, कोरोना की वजह से, कि कोरोना फैले ना, इसकी वजह से। जैसे हमारी कंट्रीज़ में लगाई हुई है बहुत सी प्लेसेस पे, कि भीड़ वाले इलाकों में, अब तो धीरे धीरे सब कुछ खोल दिया गया है। इसे इशू कौन करेगा जी, ये डिजिटल
सर्टिफिकेट को, इसे इशू करेंगे या तो आपके हॉस्पिटल्स इशू करेंगे यूरोपियन यूनियन में, या फिर टेस्टिंग सेंटर जो कोरोना का टेस्ट वगैरह करते हैं, या हेल्थ अथॉरिटीज़ कोई भी इशू करेंगे। अब इसकी नीड क्या है जी, व्हाट इज़ द नीड ऑफ सच डॉक्यूमेंट? नीड इसीलिए ही है, यूरोपियन यूनियन में या पूरे वर्ल्ड में अभी टूरिज्म इंडस्ट्री है जी बिल्कुल सीवियरली इम्पैक्ट हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इस डिसीज़ की स्प्रेड होने से। जब से कोरोना आया है टूरिज्म सेक्टर बिल्कुल ठप हो गया, मतलब जी पर्यटक एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा नहीं रहे घूमने के लिए, जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं। तो कोविड-19 से रिकवर होने के लिए ये सारा डिजिटल सर्टिफिकेट लाया गया जी, या फिर डिजिटल पासपोर्ट भी बोल सकते हैं। ऐसा कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है ना, सर्टिफिकेट है, ऐसा इसराइल ने भी फरवरी में अब इशू किया थे, लॉन्च किए थे ऐसे सर्टिफिकेट। उसका नाम रखा था वैक्सीन पासपोर्ट। मतलब ये भी ऐसे ही थे जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनको क्या है, ये एक तरह से सर्टिफिकेट दिया गया था, फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी प्लेसेस में, इवेंट को अटेंड कर सकते हैं इसराइल में। तो ऐसे पहले भी इशू कर चुका है इसराइल। इसमें ये था, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी गो इलेक्ट्रिक कैंपेन। ये एक अभियान है कि ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह इनको अडॉप्ट करने के लिए किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये लॉन्च किया है, इसका कैंपेन है। इसका मतलब यही है कि लोगों में क्या है, अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना है, ताकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट करें। अडॉप्ट करने का मतलब ये नहीं है जी गोद लेना, मतलब वो जैसे डीजल पेट्रोल के वाहन खरीदते हैं, कार गाड़ियाँ, वो इलेक्ट्रिक बिजली से चलने वाले वाहन गाड़ियाँ खरीदें ताकि चार्जिंग से जो चलें। तो ऐसे इलेक्ट्रिक कुकिंग अप्लायंस खरीदें, या इंडक्शन कुकिंग होब्स खरीदें, इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर खरीदें। ये सब प्रमोट करने के लिए ये गो इलेक्ट्रिक कैंपेन चलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने। इतना ही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट में। मॉडल स्टेट फॉर वन धन विकास योजना। वन धन विकास योजना के अंदर एक मॉडल स्टेट बन गया जी मणिपुर। मणिपुर इमर्ज होकर आया है चैंपियन स्टेट फॉर वन धन प्रोग्राम। अब ये क्या है जी, ये वन धन प्रोग्राम किसने चलाया था? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने। किस लिए? जो ट्राइबल लोग हैं जी, ट्राइबल लोग का मतलब है जी अनुसूचित जनजाति, जो जंगलों में लोग रहते हैं ना, आदिवासी वगैरह, उनके लिए क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए, जो लोकल ट्राइब्स रहती हैं फॉरेस्ट एरियाज में, उनके लिए रोजगार पैदा करने के लिए स्कीम चलाई थी वन धन प्रोग्राम। उसमें क्या है, वन धन विकास योजना में ये एक प्रोग्राम है जिससे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है उसकी ब्रांडिंग करना, मार्केटिंग करना, और वन धन केंद्र एस्टेब्लिश करना। वन धन केंद्र की तरह मतलब है जी, मान लो एक ऑफिस बना दिया, वहाँ पे वन धन केंद्र होगा। जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं लोग, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब है जी जैसे गोंद हो गया, गम, या फिर फूल पत्ते हो गए जी, फ्लावर हो गए, लीव्स हो गए, या फिर आपके कोई भी फ्रूट हो गया, जंगलों से कलेक्ट करके लाते हैं ना ये आदिवासी वगैरह, और उन्हें बेच सकते हैं ब्रांडिंग करके, जिनसे क्या है उन्हें पैसे मिलेंगे, रोजगार चलेगा, लाइवलीहुड चलेगी उनकी। ये स्कीम है वन धन, मतलब उन्हें रोजगार देना, उनकी लाइवलीहुड है वो सस्टेनेबल हो जी बिल्कुल। तो फॉरेस्ट बेस्ड जो ट्राइब्स हैं उनकी, उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनकी इनकम जनरेट हो सके, इसलिए स्कीम चलाई गई थी। इसके लिए ये वन धन केंद्र लगाए गए थे, मतलब जो वहाँ पे प्रोसेसिंग हो सके। और जो ये स्कीम है ये जी इनकम जनरेशन हो सके और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो सके ट्राइबल पॉपुलेशन की। कौन इम्प्लीमेंट करता है जी इसे, लागू कौन करता है? इसे ट्राइफेड करता है। और ट्राइफेड क्या है? एक कोऑपरेटिव बॉडी है। इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये देखो ट्राइफेड क्या है, एक ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये एक नेशनल लेवल की कोऑपरेटिव बॉडी है जो क्या करती है, इन जो फॉरेस्ट में ये ट्राइबल पीपल हैं इनके साथ मिलके इनकी जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, जो भी इकट्ठा करके लाते हैं गुड्स वगैरह, उनकी मार्केटिंग करने में, उनकी प्रमोट करने में इनका साथ देती है ये ट्राइफेड। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? एक एक्ट है जी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1984। ये 1984 के एक्ट के तहत बनाई गई थी ट्राइफेड। इसी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? ये अभी तो करती है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, लेकिन जब बनाई थी मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर हुआ करती थी एक, उसके अंदर काम करती थी। लेकिन अभी कौन किसके अंदर है? अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ये भी याद करना बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। और कब फाउंड किया गया था? 1987 में। देखो ये तो एक्ट है 1984 का, जिसके अंतर्गत 1987 में इसे एस्टेब्लिश किया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इतना ही था। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कैच द रेन कैंपेन। रेन का मतलब है जी बारिश, पता होगा आपको। कैच का मतलब पकड़ना। क्या बारिश को पकड़ेंगे, बूंदों को? नहीं नहीं, हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट द रेनफॉल वाटर। मतलब हार्वेस्ट का मतलब ये है जी कि जो रेन वाटर है, बारिश का पानी है, उसे इकट्ठा करना, कलेक्ट करना और स्टोरेज करना, बचाना आगे यूज के लिए, ताकि स्टोर करके कलेक्ट करके रख लें। तब पानी की कमी हो, मान लो ड्रॉट आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो पानी जहाँ पे स्टोर है बारिश का, वहाँ से हम यूज कर सकें।
किसी तालाब में, पौंड में इकट्ठा कर लें, या किसी और सिस्टम में इकट्ठा कर लें, ज़मीन में खड्डा खोद के इकट्ठा कर लें, कैसे भी स्टोर करें, मतलब हार्वेस्ट करना है। ये नेशनल वाटर मिशन है एक, किसका, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का। उसके अंतर्गत ये कैंपेन लॉन्च किया गया है, कैच द रेन कैंपेन। इसमें क्या रखी गई है इसकी टैगलाइन, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स इन 2020। ये स्टार्ट किया था, इसमें एक लाइन रखी थी कि जहाँ पे भी बारिश होती है और जब भी बारिश होती है उसे कैच करो, हार्वेस्ट करो, स्टोर करो, कलेक्ट करो। इसका टारगेट ये है जी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, मतलब मान लो ज़मीन में गड्ढा खोद लिया या कोई पौंड बना दिया गांव एरियाज़ में, वहाँ पे जो गांव में जितना भी पानी है वो बेकार ना जाए और वो इकट्ठा हो जाए एक जगह पे, ताकि गांव वगैरह, विलेज एरिया, कहीं पे भी, शहर में, सिटी में, कहीं पे भी उसे यूज कर सकें। तो ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट है जी इसमें। इसे लॉन्च किया था किसके साथ मिलके, इस कैंपेन की बात हो रही है जो ये कैच द रेन कैंपेन है, इसे किसके साथ मिलके किया था, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने नेहरू युवा केंद्र संगठन के साथ मिलके किया था। और अभी ये लगभग 623 डिस्ट्रिक्ट में पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट की जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट पे, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है जी अपना नेशनल रजिस्टर फॉर इंडियन सिटीजन। ये एक रजिस्टर है जिसमें एक रजिस्टर होगा, जैसे आप नोटबुक बनाते हो ना, ऐसे ही रजिस्टर है ये। इसमें क्या है, सारे जितने भी नागरिक इंडिया में रहते हैं, सिटीजन की बात हो रही है, रेजिडेंट की नहीं है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है वो एक अलग है जी, उसमें क्या है, रेजिडेंट जितना भी, मान लो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, सब रजिस्टर होते हैं। रेजिडेंट भी, रेजिडेंट कौन होता है, रेजिडेंट मान लो 6 महीने से हमारी कंट्री में कोई रह रहा हो। रेजिडेंट कौन होता है, ऐसा आदमी 6 महीने से हमारी कंट्री में रह रहा हो या फिर अगले 6 मंथ तक वो रहने वाला हो, उसे रेजिडेंट बोलते हैं। और वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में रजिस्टर होते हैं, सारे रेजिडेंट हो या सिटीजन हो, हमारे नागरिक हो। नागरिक और रेजिडेंट में फ़र्क क्या है, सिटीजन है जी आपको वोट देने का अधिकार है ना, वोट दे सकते हो, इलेक्शन होता है, लेकिन रेजिडेंट को थोड़ी ना होता है, वो बाहर की कंट्री के होता है कोई, उसके पास सिटीजनशिप किसी और कंट्री के, वो किसी और कंट्री में दे सकता है। मान लो इंग्लैंड का यहाँ पे आके पर्सन रहने लगे जी, वो इंग्लैंड का सिटीजन है लेकिन यहाँ पे किसी कारणवश रह रहा है, जॉब कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है किसी वजह से, वो रेजिडेंट हो गए। अब इसमें क्या है, नेशनल रजिस्टर फॉर इंडियन सिटीजन, ये देखो एवरी सिटीजन के लिए कंपलसरी है, मतलब अनिवार्य है कि उन्हें रजिस्टर कराना ही कराना पड़ेगा इस रजिस्टर में, नेशनल रजिस्टर फॉर इंडियन सिटीजन में कंपलसरी है कि आपको करवाना ही पड़ेगा। कौन से एक्ट में लिखा हुआ है ऐसा, एक एक्ट है जी सिटीजनशिप एक्ट 1955 का, जिसे अमेंड किया गया था, संशोधन किया गया था 2004 में। और इसके सेक्शन 14A में, सेक्शन 40A का मतलब है जैसे प्रोविज़न होती है ना, धाराएं, जैसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, ऐसे इसमें भी तो है ना प्रोविज़न। सेक्शन 14A में लिखा हुआ है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, तो इसके तहत ये रजिस्टर किए जाते हैं हर एक सिटीजन, जो भी इंडिया का सिटीजन है। इसमें इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो अपना ये सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, इसमें रूल्स बना गए थे, रूल 3 ऑफ सिटीजनशिप रूल्स 2003। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या है, एक तो रजिस्टर जनरल ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन होगा, ये क्या करेगा, एक नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन क्रिएट करेगा, मेंटेन करेगा। दूसरा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, दो रजिस्टर होंगे इसके। एक तो कौन सा होगा जी, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसमें तो सिटीजन और नॉन सिटीजन यानी कि रेजिडेंट है वो भी रजिस्टर होंगे, लेकिन एक होगा मेनली सिटीजन के लिए, जिसका नाम है नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो ये कौन मेंटेन करता है, मतलब इसे किसके पास होता है ये रजिस्टर, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रार जनरल होता है जी, एक ऑफिस है, ऑफिसर मान लो, एक ऑफिसर है, अधिकारी है, जो किसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि हमारी जनसंख्या कौन कराता है, सेंसस हर 10 साल में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसके अंडर कौन सा ऑफिसर होता है, रजिस्ट्रार जनरल। तो यही कलेक्ट करता है जी सारा डेटा। तो इसमें यही था, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली अगेंस्ट सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। अभी क्या है, एक पिटीशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में, याचिका डाली गई, फाइल की केस, इलेक्टोरल बॉन्ड को जो सेल है वो बंद कर दी जाए, इसके विरुद्ध अगेंस्ट डाली गई कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड सेल हो रहे हैं उन्हें बंद किया जाए, ऐसा याचिका में लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एग्रीड कर लिया है, मतलब स्वीकार कर लिया है कि जिस एनजीओ ने ये प्ली डाली थी ना, याचिका, पिटीशन, उसकी जो याचिका है वो एक्सेप्ट कर ली है। किसने डाली थी, ये जी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एक एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था, जिसने कहा है कि जो ये 1 अप्रैल से जो इलेक्टोरल बॉन्ड बिकेंगे, सेल होंगे, इन पे स्टे लगाई जाए, मतलब स्टे का मतलब है इन पे बंद किया जाए इन्हें बेचना, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, कौन से, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में भी आने वाले हैं। इस वजह से इसने कहा है
इशू क्या है, क्यों बोला है, चलो इलेक्शन तो आने वाले हैं, इशू क्या है, इशू ये जी कि आरबीआई ने और इलेक्शन कमीशन ने दोनों ने ये कहा है कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड सेल होते हैं ना, ये एक तरह से एक जरिया बन गए हैं कि जो सेल कॉरपोरेशन होती हैं वो अपनी इलिसिट मनी को छुपाती हैं, मतलब जो अवैध मनी होती है ना, एक तरह से ब्लैक मनी, उसको छुपाती हैं। और जो पॉलिटिकल पार्टीज ब्राइब लेती हैं वो इसके अंदर क्या है, वाइट मनी में कन्वर्ट किए जाते हैं। अब ये सेल कंपनी क्या होती हैं जी, देखो हमने एक लेक्चर लिया हुआ है सेल कंपनी क्या होती हैं और एक ब्लैंक चेक कंपनी क्या होती हैं, इसके बारे में आपने नहीं देखा है तो करंट विद जीएस जहाँ पे लिखा है वहाँ क्लिक करो, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट आएगी, प्लेलिस्ट पे जाओगे इकोनॉमी की प्लेलिस्ट पे, उस पर मिलेगा आपको सेल कॉरपोरेशन और ब्लैंक चेक कंपनी। थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, डिटेल में देखना तो वो लेक्चर देख सकते हो, 4 से 5 मिनट का लेक्चर है, सारा डिटेल पता लग जाएगा। सेल कॉरपोरेशन ऐसी होती कंपनी होती है कि ये सिर्फ कंपनी कागजों पे होती हैं, क्या है एग्जिस्ट नहीं करती कहीं भी। जैसे मान लो जी कोई कंपनी है, उसकी कोई बिल्डिंग होगी, सब कुछ प्रोसेस चलेगा, उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग होगी, लेकिन सेल कॉरपोरेशन कैसी होती है, सिर्फ कागजों में कंपनी है, वैसे है नहीं। इसके नाम पे क्या है, ब्लैक मनी को वाइट मनी किया जाता है। तो इलिसिट मनी है ना, जो अवैध मनी है, पैसा है, उसको कन्वर्ट किया जाता है, उससे इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे जाएंगे और वो कन्वर्ट किए जा रहे हैं, ऐसा आरबीआई और इलेक्शन कमीशन भी कह चुका है। इसकी वजह से पिटीशन डाली है जी सुप्रीम कोर्ट में इस एनजीओ ने कि इनको बंद किया जाए। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होते हैं थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, कई बार पहले भी कर चुके हैं हम इसे। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होते हैं जी, देखो बॉन्ड तो आप जानते हो ना, ये कागज है, इस पे लिखा है बॉन्ड तो बॉन्ड है। अब इस पे इलेक्ट्रल बॉन्ड लिखा है तो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, लेकिन इसे इशू कौन करता है, जारी कौन करता है, सिर्फ एक बैंक के पास अधिकार है पूरी कंट्री में, वो है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये जारी करता है जी। ये क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जी इलेक्ट्रल बॉन्ड, जिसमें क्या है, फॉर मेकिंग डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। देखो जी ये एक रूल बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि अगर आपको डोनेट करना है, डोनेट का मतलब दान करना है जी, पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देना है, चंदा देना है, हिंदी में बोलते हैं चंदा देना है, दान करना है, तो आप क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज को 2000 से ज़्यादा कैश में नहीं दे सकते। अगर आप मान लो 2000 से ज़्यादा पैसा दान करना चाहते हो, डोनेट करना चाहते हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना चाहते हो, तो 2000 से ज़्यादा कैश में नहीं दे सकते आप, फिर आपको डिजिटली देना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट देनी पड़ेगी या ड्राफ्ट कटवाना पड़ेगा बैंक में जाके। तो ये सिस्टम कुछ ऐसा ही चला गया, अगर आप 2000 से ज़्यादा हो तो आप इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद के पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हो। तो ये क्या है, इसमें ऐसा है कुछ, मान लो आप 1000 रुपये का भी खरीद सकते हो, अगर आपको डिजिटली देना तो डिजिटली तो आप 1 रुपये भी दे सकते हो, समझे। लेकिन कैश में देना है तो आपको 2000 से ज़्यादा नहीं दे सकते, 2000 से कम दे सकते हो। लेकिन डिजिटली 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, कितनी भी, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितने का भी इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकते हो आप। एसबीआई में जाओगे आप, एसबीआई में कहोगे भाई साहब मुझे ये लो 1000 रुपये या 10,000 रुपये या 1 करोड़ रुपये मुझे इलेक्ट्रल बॉन्ड दे दो, वो आपको इतनी राशि का इलेक्ट्रल बॉन्ड दे देगा, इशू कर देगा एसबीआई। तो एसबीआई इशू करता है जी इन्हें, और ये कब तक वैलिड रहते हैं, 15 डेज तक वैलिड रहते हैं जी। जैसे आज आपने खरीदा इलेक्ट्रल बॉन्ड, एसबीआई ने दे दिया, ये 15 दिन तक वैलिड है। अब 15 दिन तक क्या करोगे आप इसका, 15 दिन तक क्या, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देना, उसके आप जमा कर दोगे कि ये लो जी पॉलिटिकल पार्टी आपके लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड है। एक चीज़ है जी, इसमें आपका नाम नहीं लिखा होगा, अनोनिमस होगा ये। अनोनिमस का मतलब है जी अनजान, अननोन, किसी का नाम नहीं होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड पे, ना तो इस किसी पॉलिटिकल पार्टी को पता है किसने चंदा दिया है, ना किसी को, बस आपको कागज़ थमा जाएगा ये इलेक्ट्रल बॉन्ड। इसमें जितनी भी राशि है ये फिर पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, इस बॉन्ड को ये रिडीम करेगी जी इसे, कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी जहाँ भी उसका अकाउंट है, मान लो पॉलिटिकल पार्टी का अकाउंट किसी भी बैंक में है, आपने पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, ये जाके अपने बैंक में जमा कर देगी, बैंक उसे रिडीम कर देगा। रिडीम का मतलब है पैसा आ जाएगा जो इस बॉन्ड में जितनी भी राशि लिखी हुई है उस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा आ जाएगा इतना। तो ये 15 दिन तक वैलिड है जी, 15 दिन के बाद अगर दिया तो ये इनवैलिड हो जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल, आपके रुपए भी डूब गए और आपके इलेक्ट्रल बॉन्ड भी चला गया। तो ये बॉन्ड अवेलेबल कब से कब तक होंगे, ये क्या है जी, 4 मंथ दिए गए हैं इसके लिए, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, इनके फर्स्ट 10 डेज तक पीरियड में आप इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकते हो। और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है कोई भी पीरियड जब आप इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकते हो, तो ये अभी पीरियड दिया हुआ है इसके लिए। तो पर्सन कोई भी खरीद सकता है जी, इंडिविजुअल भी खरीद सकता है कोई बॉन्ड, या फिर सिंगल या जॉइंटली भी खरीद सकता है जी, 2 आदमी मिलके भी खरीद सकते हैं जी, क्योंकि उस पर तो नाम लिखना ही नहीं है, आप 2 आदमी पैसे इकट्ठा कर लो, 10 कर लो, 20 कर लो, कोई कंपनी कर लो, तो खरीद सकते हो आप। तो ये एक तरह से क्या है, जो डोनर होता है जी उसका नेम मेंशन नहीं होता है इस बॉन्ड पे, तो ये भी याद रखना आपको। तो बस इतना ही था इसमें, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी सुप्रीम कोर्ट सॉट सेंटर रेस्पॉन्स इन राशन कार्ड कैंसिलेशन केस। इसमें क्या है जी, सुप्रीम कोर्ट के पास अभी केस आया है जी, क्या केस आया है कि बहुत सारे जो
राशन कार्ड है, राशन कार्ड तो आप जानते हो ना, सबके घर में होगा राशन कार्ड। तो क्या होता है, जैसे पीडीएस सिस्टम होता है जी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या है, फूड वगैरह देती है जी गवर्नमेंट पुअर पीपल को। ये 3 तरह के होते हैं जी राशन कार्ड, आपको पता होगा। अब तो नए बन रहे हैं, पहले क्या है 3 तरह के हुआ करते थे। 3 तरह के कैसे, एक तो जी हुआ करता था पिंक। पिंक का मतलब ये नहीं है कि ये महिलाओं का होगा राशन कार्ड, सबका है जी, पूरी फैमिली का। पिंक का मतलब है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर का है जी, गरीब लोगों का। और एक होता है जी येलो, येलो कलर में, येलो का मतलब है जी पुअर पीपल, बीपीएल फैमिली के, मतलब बीपीएल बिलो द पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, ये थोड़े पुअर हैं। और पिंक का मतलब बहुत ज़्यादा पुअर है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। और एक होता था जी ग्रीन। अब ये बहुत सारे स्टेट में चेंज होते जा रहे हैं, हर स्टेट में अलग अलग होते हैं जी ये, हर कलर अलग अलग होता है, और हर स्टेट अब अलग अलग चेंज कर रहा है। अब कैसे भी कलर के बना सकते हैं, किस तरह के भी। तो इसमें क्या है, अब जो कार्ड राशन कार्ड बन रहे हैं उनसे आधार कार्ड लिंक कर रहे हैं, और जिनका आधार कार्ड नहीं है जी उनका राशन कार्ड कैंसिल कर रही है गवर्नमेंट। तो यही इशू है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से यही पूछा है कि भाई साहब, जो आपने 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों के राशन कार्ड कैंसिल किए हैं कि वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है, कारण क्या बताया, आधार कार्ड से लिंक नहीं है, इसलिए वो कैंसिल कर दिए, मतलब रद्द कर दिए जी लोगों के, 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों के राशन कार्ड। अब प्रॉब्लम क्या है जी, जब राशन कार्ड कैंसिल कर दिए, उन्हें राशन कहाँ से मिलेगा। जो पीडीएस सिस्टम में राशन मिलता है जी, 2 रुपये गेहूँ, 3 रुपये चावल, 1 रुपये और कुछ जो मोटे अनाज या फिर दाल मिलती है जी हर महीने, हर स्टेट कोई देता है। तो ये कहाँ से लेंगे वो जब कैंसिल हो जाएंगे। तो ये सिस्टम है जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी, जो आप ये इम्प्लीमेंट कर रहे हो, लागू करते हो, ये ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन जो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना 2013 का, तो इसमें जो सेक्शन कंटेन है 14, 15, 16, तो इनको भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, क्योंकि इनके थ्रू क्या है, राशन कार्ड के थ्रू क्या है, पीडीएस सिस्टम में राशन देना पड़ता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब इशू क्या है, पिटीशन क्यों डाली है जी, पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाली थी जी। उसने कहा था कि इस जो कैंसिल कर दिए राशन कार्ड, इसकी वजह से क्या है, लोगों की स्टारवेशन से डेथ हो रही है, मतलब भूखमरी से डेथ हो रही है। स्टारवेशन का मतलब भूखमरी से डेथ हो रही है भूख के कारण। अब राइट टू फूड ऑलरेडी मिला हुआ है जी, कौन से, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू राइट, ये एक लीगल राइट है इंडिया में, फंडामेंटल राइट तो है ही जी, ये लीगल राइट भी बना हुआ है एक्ट बना के, राइट टू फूड का। तो इसमें क्या है, राशन कार्ड सिंबलाइज करता है कि हमारा राइट टू फूड है, और राशन कार्ड के थ्रू ही हमें राशन मिलता है, कोई भी गरीब लोग हैं जैसे। तो क्या है, ये लोग हैं जो 3 करोड़ लोग, इनको राशन मिलेगा नहीं। ये क्या है, आधार कार्ड की वजह से, लैक ऑफ आधार कार्ड, इन्हें राशन नहीं मिलेगा। तो पिटिशनर ने, जिसने भी ये याचिका डाली है, उसने ये कहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब कंसर्न क्या है जी, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है, एक तो ये कि जो ये ट्राइबल पीपल हैं जी, पुअर पीपल हैं सारे, ट्राइबल पीपल हैं, पुअर पीपल हैं, जिनके क्या है, जो आधार कार्ड की ना होने की वजह से राशन कार्ड कैंसिल कर दिए गए। क्यों कर दिए गए, क्योंकि इनमें क्या जी, बायोमेट्रिक लिंक्ड नहीं थी आधार कार्ड। समझे, बायोमेट्रिक का क्या मतलब है, जैसे रेटिना स्कैन होता है आपका, आइरिस आइडेंटिफिकेशन होता है ना, आंखों को आइडेंटिफाई करते हैं जब आधार कार्ड बनता है, या थंब प्रिंट लेते हैं। तो इनके पास क्या है, प्रॉब्लम देखो ये है, जब ये पुअर पीपल हैं जी, ये क्या है, जैसे काम करते हैं कंस्ट्रक्शन में या किसी का काम करते हैं, तो इनके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, फिंगरप्रिंट्स वो मिट जाते हैं। तो इनके जैसे फिंगर है जी, ये फिंगर पे प्रिंट बने हुए होते हैं ना, फिंगरप्रिंट, तो ये फिंगरप्रिंट मिट जाते हैं काम करते 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 करते। अब क्या है, ये आधार कार्ड, जब फिंगरप्रिंट नहीं है तो आधार कार्ड नहीं बन सकता, क्योंकि आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट चाहिए। तो इनकी वजह से इनका आधार कार्ड नहीं बन पाया। अब आधार कार्ड नहीं है, लैक ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड की कमी से इनके राशन कार्ड कैंसिल कर दिए, क्योंकि राशन कार्ड में मैंडेटरी कर दिया, कंपलसरी कर दिया कि आधार कार्ड का लिंक होना ज़रूरी है। किस लिए, क्योंकि जो बोगस लोग होते हैं जी, बोगस, बोगस का मतलब है जी फेक, फर्जी राशन कार्ड है, उनको कैंसिल किया जा सके। तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, राशन कार्ड होता है वो 10 साल पहले ही आदमी मर चुका है, उसके नाम पर राशन कार्ड चल रहा है जी, उसका कोई नहीं है फैमिली में, और ऐसे राशन कार्ड पे कोई और ही राशन ले रहा है जी, पीडीएस सिस्टम से कोई और ही राशन ले रहा है उसकी जगह पे। और या बहुत सारे फेक राशन कार्ड बनवा लेते हैं, एक ही आदमी है उसके 10-10 राशन कार्ड होंगे, तो ये बनवा लेते हैं, ये सब बन जाता है जी। तो इस पर क्या है, इस फेक, फर्जी, बोगस जो राशन कार्ड है उनको कैंसिल करने के लिए ये स्टेप लिया गया कि जो राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होगा तो उसे ही दिया जाएगा। चलो गवर्नमेंट की ये बात भी सही है, लेकिन भाई साहब उनका क्या, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स हैं ही नहीं, उनके काम करते करते मिट गए हैं। अगर आप भी देखना, आपकी फैमिली में कोई हो काम ज़्यादा करता हो, या फिर घर में ही कोई काम करता हो, तो उनके फिंगरप्रिंट्स देखना थोड़े डल होते हैं। तो अगर जो आदमी बाहर काम करता है कंस्ट्रक्शन वगैरह का, उनके तो बिल्कुल मिट जाते हैं, तो वो नहीं बनवा सकते। या फिर कोई ऐसे
आपने देखा होगा हाथों में क्या है, बहुत सारे ऐसे डिसीज़ हो जाते हैं जिनकी वजह से एलर्जी हो जाती है, जिनसे फिंगरप्रिंट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर वो राशन कार्ड मतलब आधार कार्ड कैसे बनवाएं, उनका फिर राशन कार्ड भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम है। अब राशन कार्ड क्या होता है ऑलरेडी हम जान चुके हैं, व्हाट आर राशन कार्ड। राशन कार्ड यही होते हैं जी, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि फैमिली को आइडेंटिफाई करने के लिए, हाउस होल्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिया में। इससे क्या है, पूरे हाउस होल्ड की जानकारी होती है, इतने मेंबर हैं एक हाउस में, इतने हेड ऑफ द फैमिली ये है, इतने मेल हैं, इतने फीमेल है, सारी डिटेल होती है राशन कार्ड में। एज की भी जानकारी मिलती है। तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया था, उसके जरिए क्या है, जिन जिन के पास राशन कार्ड है बीपीएल फैमिली का, उन्हें क्या है सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन दिया जाएगा, राशन दिया जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह से मैनी इंडियंस को एक कॉमन आइडेंटिफिकेशन है जी, डॉक्यूमेंट्स है जो मैनी इंडियंस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है राशन कार्ड की वजह से। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, आइडेंटिफाई करती है जी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू बेनिफिशियरीज को, मतलब किस किस को राशन कार्ड के थ्रू किस किस को राशन मिलेगा पीडीएस के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से लोगों को दिया जाए, कौन कौन से एलिजिबल हाउस होल्ड है, ये उसका काम होता है। अब इंडिया की देखो जी, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इंडिया की एक तो रैंकिंग बहुत ख़राब है किसमें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ये हंगर वॉच रिपोर्ट आई थी जी, ये राइट टू फूड कैंपेन इन 2020 में आई थी जी, इसकी हंगर वॉच रिपोर्ट। उसमें बहुत ही सीरियस कंडीशन थी। और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2020 की, इसमें तो बहुत सी सीरियस कैटेगरी में है जी इंडिया, 94 रैंक आई है जी 107 कंट्रीज़ में से। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे डिटेल से हम, इसके बारे में भी न्यूज़ है। तो इसमें इतना ही था बस, ये राशन कार्ड से रिलेटेड थी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस टू प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर कार्बन कैप्चर एंड कन्वर्जन। देखो जी, सबसे पहले जानते हैं फोटोसिंथेसिस। आपको पता ही होगा, बचपन में पढ़ी होगी प्रकाश संश्लेषण क्रिया, नहीं पढ़ी है तो एक बार रिवाइज कर लो, पता भी है तो। ये देखो जी, ये होते हैं जी ग्रीन प्लांट, हरे पौधे। कोई भी ग्रीन प्लांट ट्री है जी, वो क्या करता है, सनलाइट की प्रेजेंस में, यहाँ से सनलाइट आ रही है, इसकी प्रेजेंस में, इसकी मतलब जब धूप निकलेगी उसकी प्रेजेंस में क्या है, ये एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, CO2 लेगा, और वाटर लेगा जी, कहाँ से, जड़ से, रूट से वाटर लेगा और CO2। ये मिलके क्या करेगा जी, ऑक्सीजन रिलीज करेगा। इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और पानी लेगा जी जड़ से, और ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। ये सारी क्रिया चलती है, इसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, या हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। अब ये क्रिया जी कौन करते हैं, प्लांट, ट्रीज करते हैं। लेकिन साइंटिस्ट तो देखो इतने तेज हो गए हैं अब, उन्होंने आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस करा दिया। मतलब आर्टिफिशियल का मतलब है मैन मेड, ये करा दिया कि जिससे क्या होगा, कार्बन को कैप्चर किया जा सकता है और कन्वर्जन किया जा सकता है। कार्बन का मतलब है जी, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने का मतलब है उसे सोखा जा सकता है। जैसे ये प्लांट ट्रीज कैप्चर कर लेते हैं, इसे अपने अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो इससे क्या पॉल्यूशन कम होता है ना, CO2 कम हो जाएगी। तो CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो इसमें यही है जी, एक रिसर्चर है कहाँ से, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, इसके रिसर्चर जी, खोजकर्ता साइंटिस्ट। उन्होंने क्या किया है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकती है और कन्वर्ट कर सकती है सोलर फ्यूल में। सोलर फ्यूल का क्या मतलब है जी, सौर ईंधन। सौर ईंधन जैसे क्या हो गया, सौर ईंधन, सोलर फ्यूल जैसे सोलर से एनर्जी आ रही है जी, सौर ऊर्जा। तो इस सौर ऊर्जा को क्या है, जैसे आती है, इसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, यही सोलर फ्यूल है। और इस सोलर फ्यूल में क्या होगा, इसमें जी CO में कन्वर्ट करेंगे इसको, CO2 को, कार्बन मोनोऑक्साइड में, CO2 को CO में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं अभी। तो इस प्रोसेस का नाम ही दिया जी इन्होंने आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या होगा, इमिशन को ये मिटिगेट करेगा। मिटिगेट का मतलब है रिड्यूस करेगा, कम करेगा। और जो क्या है, इमिशन होता है ना फॉसिल फ्यूल के यूज़ से। फॉसिल फ्यूल का मतलब ये है जी, जैसे लकड़ी वगैरह जलाने से, जो ईंधन जलाते हैं, इससे क्या है, कोयला वगैरह जलाते हैं, इससे इमिशन निकलता है, कार्बन इमिशन, जो पॉल्यूशन करता है इन्वायरमेंट में। तो इसको कम करेगा। कैसे काम करेगा फोटोसिंथेसिस, आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या है, सोलर एनर्जी को हार्नेस करेगा। हार्नेस का मतलब है जी यूज करेगा, प्रयोग करेगा सोलर एनर्जी को, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा इन्वायरमेंट से, और इसे कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल देगा फोटोसेंसिटाइजर को यूज करके। CO2 को किस में बदल देगा, CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड में। और इसको CO को क्या है, फिर कंबसन इंजन में यूज किया जा सकता है एज ए फ्यूल, ईंधन की तरह। जैसे जी बाइक वगैरह में पेट्रोल डीजल ऐसे ईंधन होता है ना, फ्यूल, ऐसे इसे इंटरनल कंबंसन इंजन में यूज किया जा सकेगा CO को फ्यूल के। तो यही क्या है, ये सोलर फ्यूल, इसे कन्वर्ट किया जा सकेगा। इससे क्या है,
ये सेम फंडामेंटल जो प्रोसेस नेचुरल फोटोसिंथेसिस में होता है जी, लेकिन बस उसमें नैनो स्ट्रक्चर थोड़े अलग होते हैं। तो सेम ही प्रोसेस है थोड़ा इसमें। इसमें एक प्रोसेस में CO2 को कन्वर्ट किया जाएगा बस सोलर फ्यूल में, और जिससे ऑक्सीजन जनरेट होगी वाटर से, ऑक्सीजन निकलेगा जी इससे, जो इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद है। तो इतना ही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर। ये जी एक ट्रांजिस्टर की कैटेगरी है जो हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के ट्रांजिस्टर बनाए हैं। ये हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रांजिस्टर हैं। तो उससे पहले, इन्हें जानने से पहले, HEMT को जानने से पहले हम देखेंगे ट्रांजिस्टर क्या होते हैं। देखो पहले तो ये देख लो, कुछ ऐसे दिखते हैं ये भाई साहब ट्रांजिस्टर। ये देखे होंगे आपने, नहीं देखे ना कभी। ये जी मोबाइल में भी लगते हैं ट्रांजिस्टर ऐसे, और आपके टेलीविज़न में भी लगते हैं, रेडियो FM वगैरह में यूज होते हैं, सेटेलाइट वगैरह में यूज होते हैं, सब में यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो अप्लायंस होते हैं जी आपके, सब में लगभग ये यूज होते हैं। ये क्या काम करता है जी ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर काम करता है जी ये कि जैसे जी आपके वो होते हैं ना माइक वगैरह, देखे आपने माइक? जब मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैली होती है, उसमें माइक वगैरह लगे रहते हैं, या आपके घर के पास मस्जिद तो होगी, मस्जिद पे माइक लगा रहता है, आपके घर के पास मंदिर होगा, मंदिर में माइक लगे रहते हैं। आपने देखा होगा उसमें थोड़ी सी आवाज़ बोलते हैं और माइक में बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। तो यही काम होता है जी ट्रांजिस्टर का। क्या? टू एम्पलीफाई। टू एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब ये है जी टू एम्पलीफाई द साउंड, मतलब साउंड को एम्पलीफाई करना। जैसे आप कम आवाज़ बोल रहे हो तो उसे ज़्यादा करना, या कम ज़्यादा को कम करना, ये काम कर सकता है जी ट्रांजिस्टर। काम होता है जी इसका। इसकी वजह से जी कम आवाज़ लाउड स्पीकर में बहुत लाउड सुनाई देती है। ये कौन करता है? ये ट्रांजिस्टर का ही खेल होता है सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। अब ये नए साइंटिस्ट ने बनाया जी हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर। ये क्या काम करेंगे जिसे भी देखेंगे अभी। ये जो HEMT है, हाई इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी ट्रांजिस्टर, ये अभी डेवलप किए हैं इंडियन साइंटिस्ट ने। किससे? गैलियम नाइट्राइड से इसे डेवलप किया गया है। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, किससे? गैलियम नाइट्राइड से बनाया गया है। इसके सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपोर्टेंस या महत्व क्या है इसके। इसके यही है, ये एक तो फर्स्ट एवर इंडिजिनस HEMT डिवाइस होगा जी। मतलब एक डिवाइस होगा, एक यंत्र होगा जिसमें HEMT लगा होंगे जी, हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर लगे होंगे, जिसमें हाई इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी ट्रांजिस्टर, जो पहली बार हमारे इंडिया में डेवलप किए जा रहे हैं। ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकते हैं? इलेक्ट्रिक कार में यूज हो सकते हैं जी, लोकोमोटिव में यूज हो सकते हैं। लोकोमोटिव का मतलब है जी रेल इंजन में यूज हो सकते हैं, पावर ट्रांसमिशन में यूज हो सकते हैं, या फिर हाई वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग होते हैं उनमें यूज हो सकते हैं। उनमें क्या काम करेंगे जी? ये क्या है, जैसे हम अभी हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर हैं, इनको हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं दूसरी कंट्री से। तो इंडिया में जो क्या है, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट है। तो ये अगर हम एफिशिएंट ट्रांजिस्टर अपने कंट्री में बनाएंगे तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, इंडिया सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो ये इन पावर ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी में अब ये होते क्या जी, क्या काम करेंगे? हाई इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी ट्रांजिस्टर, ये जी एक नॉर्मली ऑफ डिवाइस है। ये क्या करेंगे? 4 एम्पियर तक की करंट और 600 वोल्टेज तक ऑपरेट कर सकते हैं ये। जैसे मान लो जी वोल्टेज आ रही है 600 वोल्टेज की, जैसे घरों में बिजली कितनी आती है, कितने वोल्ट की आती है? लगभग आती है जी 220 से लेके 240 वोल्ट की बिजली आती है जी घरों में, इतने वोल्ट की आपकी बिजली। तो ये क्या है, 600 वोल्टेज तक ये डिवाइस काम करेगा, इसको कंट्रोल कर सकेगा। समझ रहे हो? एक ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करेगा डिजिटली। जो HEMT डिवाइस है और स्विच ऑफ ऑन की तरह काम करेगा, जिससे क्या है, ये हाई फ्रिक्वेंसी के जो डिवाइस हैं उन्हें ऑपरेट कर सकेगा। ये ऑपरेट कर सकेगा जी, उन्हें बंद करना, स्विच ऑफ करना डिजिटली। समझ रहे हो? ये काम करेगा ये। जो ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी पे काम नहीं कर सकते, ये लो फ्रिक्वेंसी पे कर सकते हैं। और जो ये हाई इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी ट्रांजिस्टर होगा, ये मिलीमीटर वेव फ्रिक्वेंसीज पे भी काम कर सकेगा, हाई फ्रिक्वेंसीज पे। जैसे सेल फोन में आपके यूज हो सके, सेल फोन मोबाइल फ़ोन को ही बोलते हैं सेल फोन। सेटेलाइट टेलीविज़न रिसीवर पे, सेटेलाइट टेलीविज़न रिसीवर ये है जी, जैसे सेटेलाइट आपका टेलीविज़न है सेटेलाइट की वजह से चलता है ना, तो जो टेलीविज़न रिसीवर होते हैं उनको कंट्रोल कर सकेंगे ये। वोल्टेज कन्वर्टर में, रेडार इक्विपमेंट में, रेडार में भी इसका यूज हो सकता है। तो इसके एप्लीकेशन याद रखने हैं आपको मेनली। एक तो हायर फ्रिक्वेंसी भी यूज़ हो सकता है, अप टू 600 वोल्ट तक, ये भी याद रखना आपको। ये जी एट 600 वोल्ट तक ये काम कर सकता है जी, 600 वोल्ट पे भी। और कहाँ कहाँ रेडार वोल्टेज, क्योंकि देखो जी 2019-20 का ही बस 2 ही पेपर उठा के देख लो आप UPSC प्रीलिम्स के, उसमें आपको मिलेंगे साइंस एंड टेक के जो मेनली टॉपिक होते हैं ना, वो एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं 95% तक। उनमें यूज पूछता है, इसके यूज कहाँ पे। अगर यकीन नहीं आता है तो देख लो उठा के, नहीं देखा तो पेपर लास्ट ईयर के।
तो इसके भी एप्लीकेशन याद रखते हैं कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। ये सैटेलाइट रिसीवर्स में यूज़ हो सकता है। अभी कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, सैटेलाइट रिसीवर में भी यूज़ हो रहा है, लो पावर एम्पलीफायर में यूज़ हो रहा है, डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रहा है जी। डिफेंस इंडस्ट्रीज़ में भी तो इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, वहाँ पे भी यूज़ हो सकता है ये। तो ये इसके यूज याद रखने हैं बस। चलते हैं नेक्स्ट पे जी, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है जी मोस्ट इंपोर्टेंट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अभी जारी की है 2021 की। कौन जारी करता है इसे, यूनाइटेड नेशन के लिए जारी करता है जी। कौन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जी, ये रिलीज करती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसने जारी की है अभी। कब जारी की है, एक दिन पहले, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे जब आता है उससे एक दिन पहले। ये कब मनाया जाता है इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, इसे भी देखेंगे, ये 20 मार्च को मनाया जाता है जी। अभी इसमें कोविड-19 से क्या इफेक्ट पड़ा है वो भी इसमें देखा गया है जब ये रिपोर्ट जारी की है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इंटरनेशनल हैप्पी डे जो होता है जी, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 20 मार्च को हर साल मनाया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि लोग कितने हैप्पी हैं, कितने खुश हैं लोग, ये देखा जाता है इसमें। ये यूनाइटेड नेशन ने कब स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 2013 में स्टार्ट किया था, जिसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया जुलाई 2012 में। रेजोल्यूशन का मतलब है जी, कागज है उस पर लिखा है रेजोल्यूशन कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाएंगे हम, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाएंगे। तो यूनाइटेड नेशन में पास किया जाता है, मेंबर वगैरह साइन करते हैं, हो गया पास। अब 2012 में पास किया, लागू कब से हो गया, 2013 से सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, मनाना। ये रिजोल्यूशन किसने पहली बार इनिशिएट किया था, मतलब शुरुआत किसने की थी इसकी, शुरुआत की थी जी भूटान। भूटान कंट्री पता है ना, हमारे साइड में ही है ये, भूटान सिक्किम के साइड में, भूटान ने स्टार्ट किया था। ये नेशनल हैप्पीनेस मनाता है जी अपनी कंट्री में। ये क्या है, जो नेशनल इनकम होती है ना उसको नहीं काउंट करता, बल्कि नेशनल हैप्पीनेस को काउंट करता है ईयरली। ये 1917 से लगभग ये सेलिब्रेट करता आ रहा है। और जैसे हर कंट्री अपनी देखते हैं ना ग्रोथ की उन्नति कितनी हुई, उसके लिए ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बेस पे निकालते हैं, लेकिन ये देखता है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, देखता है भूटान ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस के बेस पे देखता है कि हमारी कंट्री में कितने खुश हैं, नहीं है। तो ये फ्रेज सबसे पहले किसने यूज की थी, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, ये पूरी वर्ड है, ये शब्द है, फ्रेज है, किसने यूज किया, भूटान के 4th किंग थे जी, जिनका नाम था किंग जिग्मे सिंगी वांगचुक। ये 1972 में इसने फर्स्ट टाइम ये कॉइंड की थी। कॉइंड का मतलब है जी कोई वर्ड देना, पैदा करना, क्रिएट करना। ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इसने दिया था सबसे पहले वर्ड। ये कंसेप्ट है जी पूरा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बेस्ड है सारा, जो क्या करता है इक्वल इंपॉर्टेंस देता है जी सब एक्टिविटीज़ को, नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैं उनको भी। और ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, देखो जीडीपी तो पता है ना आपको, जीडीपी, और जीडीपी पता है तो जीएनपी क्या होती है। जीडीपी में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये जोड़ दें तो ये हो जाएगी जी जीएनपी बराबर जीएनपी। मतलब जीडीपी तो पता है आपको, हमारे जो जोग्राफिकल एरिया है, इंडिया का जितना भी जोग्राफिकल एरिया है जी, ये मान लो हमारा इंडिया है जी, और इसके जोग्राफिकल एरिया के अंदर जो जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स या सर्विसेज का, मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कितना भी माल और सेवा वस्तुएं पैदा हो रही हैं एक साल में जोग्राफी के अंदर अंदर, उसे बोलते हैं जीडीपी। और क्या है जी अब ये तो जोग्राफिकल एरिया के अंदर अंदर होती है जीडीपी। और जीएनपी क्या है, जीएनपी आपकी चाहे कहीं पे भी इंडिया का बाहर रह रहा हो, यहाँ पे कहीं पे भी पैदा हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है, सर्विस हो रही है, कब गुड्स बन रहा है, सबको मिला लेते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये क्या है जी, मतलब यही है कि मान लो कितना तो प्रोडक्शन, कितना पैसा इंडिया ने बाहर से कमाया और कितना यहाँ से गया, उसका टोटल निकालते हैं जी। तो ये होता है जीएनपी। इसकी आप डेफिनेशन भी याद कर सकते हो जी, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई ए कंट्री सिटीजन इन गिवन फाइनेंशियल ईयर इज इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। इसका मतलब ये है जी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंडिया में रह के ही वो प्रोडक्शन करे, बाहर भी कर सकता है। तो ये क्योंकि जीडीपी को हम सिर्फ इंडिया की ज्योग्राफी के अंदर जितना प्रोडक्शन और सर्विस हो रही है, गुड्स और सर्विस, उसको देखते हैं, लेकिन इसमें ज्योग्राफिकल कंडीशन कोई निर्धारित नहीं होती, कहीं पे भी हो सकता है। तो इस साल की जो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे की जो थीम है 2021 की, वो है हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर, सबके लिए खुशी हो और हमेशा हो, सदा हो, फॉर एवर। इसके बारे में पढ़ते हैं जी थोड़ा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो जारी की है, इसने 149 जो कंट्रीज हैं उनको रैंकिंग दी है इसमें। और इसमें जो प्रोग्रेस है जी 6 वेरिएबल्स होते हैं जिनके बेस पे ये देखते हैं हाँ कौन सी कंट्री ज़्यादा हैप्पी है, नहीं है। कौन कौन से वेरिएबल हैं, 6। फर्स्ट है जी ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, परचेजिंग पावर की पैरिटी, मतलब जीडीपी देखते हैं जी उसकी पर कैपिटा जीडीपी कितनी है, या फिर परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है जी कि इसकी मतलब जो मान लो करेंसी है उसकी क्या वैल्यू है, कितनी परचेजिंग कर सकती है दूसरी डॉलर के मुकाबले, कितना परचेजिंग पावर है इसकी। जैसे मान लो जी अगर $1
यूएसए में, अमेरिका में मान लो 20 पेन खरीद लेता है, तो यहाँ पे $1 की वैल्यू जैसे अभी चल रही है मान लो 70 रुपीज़, तो 70 रुपीज़ में कितने पेन आ जाएंगे? अगर मान लो 70 रुपीज़ में यहाँ पे आ जाए 30 पेन, तो परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ इंडिया की ज़्यादा होगी, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ 70 रुपये के बराबर $1 में यूएसए में 20 पेन आ रहे हैं, लेकिन 70 रुपये में यहाँ 30 पेन आ रहे हैं इंडिया में, तो परचेजिंग पावर किसकी ज़्यादा हो गई? इंडिया की ज़्यादा हो गई। तो ये ऐसे देखा जाता है इसमें। एक है जी सोशल सपोर्ट, इसके बेस पे देखा जाता है। थर्ड है जी हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब कि कितना कितने साल तक, एवरेज कितने साल तक जीता है बंदा अपनी लाइफ टाइम में, ये देखते हैं जी। दूसरा फ्रीडम एट टू मेक लाइफ चॉइसेस, उसे कितनी फ्रीडम है जी, आज़ादी कितनी है अपनी डिसीजन खुद ले सके, मतलब अपनी जैसे खुद के डिसीजन, अपनी शादी करने के डिसीजन, पढ़ाई के डिसीजन, या कहीं जाना है घूमने ये डिसीजन, या फिर क्या काम करना है ये डिसीजन कैसे ले सके। एक है फिर है जी फिफ्थ जनरोसिटी, जनरोसिटी का मतलब है जी उदार, उदार का मतलब है जी लिबरल, लिबरल का मतलब ये है जी हु कैन एक्सेप्ट चेंजेस, या फिर जो दूसरे की आइडियोलॉजी, विचारधारा, दूसरे की बात भी सुने, उसे एक्सेप्ट करे अगर सही है तो, रिजिड ना रहे, फ्लेक्सिबल रहे, जनरोसिटी का मतलब। फिर नेक्स्ट है जी आपका परसेप्शन ऑफ करप्शन, कि करप्शन के बारे में क्या विचारधारा है लोगों की, भ्रष्टाचार कैसा है, तो इसके बारे में भी ये 6th पिलर है जी, क्राइटेरिया है इसको वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी करने का। अब जी इसमें क्या है, 0 से 10 तक स्केल दिए जाते हैं जी, रेस्पोंडेंट देते हैं अपने आप को। टॉप परफॉर्मर कौन है जी इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में? सबसे अच्छी रैंक है फिनलैंड की, फर्स्ट नंबर पे है, सबसे ज़्यादा खुश कौन है? फिनलैंड। ये लगातार 4th कंजिक्यूटिव ईयर में जी, मतलब लगातार चौथी बार आया है फिनलैंड फर्स्ट नंबर पे। उसके बाद है जी आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे। ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, न्यूज़ में लिखे हुए थे, न्यूज़पेपर में मैंने भी छाप दिए, बस ये याद रखना फर्स्ट पे फिनलैंड है। और अपने इंडिया की याद रखनी है, और सबसे ख़राब याद रखनी है, सबसे ज़्यादा दुखी है अफगानिस्तान, 149 नंबर पे जी ये, और 148 पे जी जिम्बाब्वे, रवांडा, ये भी कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे लास्ट कौन है, फर्स्ट कौन है? और हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ की क्या कंडीशन है? नेबरिंग पाकिस्तान 105 है जी, बांग्लादेश 101 पे, चाइना जी 84 पे, और इंडिया की रैंकिंग इनसे भी ख़राब है जी। जो अपने नेबर कंट्रीज हैं ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया के लोग इनसे भी ज़्यादा दुखी हैं, बल्कि पाकिस्तान के हमसे ज़्यादा खुशी है, बांग्लादेश, चाइना के हमसे ज़्यादा खुश हैं, लेकिन इंडिया के लोग 139 पोजीशन पे है जी आउट ऑफ 149 पे, और 2020 में ये 144 पे थी, 156 कंट्रीज़ की रैंकिंग की गई थी, और 144 पे था इंडिया, और अभी 139 में है जी। अब ये सॉल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्क सॉल्यूशन जो निकालता है जी, ये सॉल्यूशन मिस प्रिंट हो गया जी, यहाँ पे लगाओ इसे, यहाँ पे है सॉल्यूशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जो SDSN है। ये 2012 में इसको लॉन्च किया जाता है, और ये किस लिए इसे काम दे दिया गया कि जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में प्रॉब्लम आएंगी, उनके क्या है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देगा जी, ये प्रमोट करेगा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये किसके अंडर काम करता है? ये जी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल के अंदर काम करता है, उसको रिपोर्ट वगैरह देता है सारा। और जो SDSN है और बर्टेल्स मैन स्टिफ्टुंग है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, ये तो जारी करती है एनुअल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये जारी करता है जी डैशबोर्ड ग्लोबल रिपोर्ट, ये दोनों जारी करते हैं जी 2016 से ये जारी कर रही है। तो इसमें इतना ही था जी, चलते हैं नेक्स्ट पे, अपनी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट है जी अपनी सुप्रीम कोर्ट स्टेज हाई कोर्ट डिसीजन बारिंग एडेड स्कूल टीचर फ्रॉम कंटेस्टिंग पोल्स। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन पे स्टे लगा दिया, स्टे का मतलब है जी रोक दिया, सस्पेंड कर दिया। क्या था हाई कोर्ट का डिसीजन? उसने जो स्कूल टीचर है ना, स्कूल टीचर को रोक दिया था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कि इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते एज ए कैंडिडेट। एडिड स्कूल टीचर, एडिड स्कूल का क्या मतलब है? देखो जी हमारे कंट्री में 3 तरह के स्कूल होते हैं। एक तो गवर्नमेंट स्कूल जिन्हें क्या है होली गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, मतलब सारा पैसा गवर्नमेंट लगाती है जी उसमें। एक होता है जी गवर्नमेंट एडिड स्कूल, गवर्नमेंट एडिड स्कूल का मतलब है जी कुछ प्राइवेट स्कूल होते हैं जी, लेकिन उसमें क्या है गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है उन्हें, मतलब पैसा उनमें गवर्नमेंट भी देती है, फंड वगैरह गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, उन्हें बोलते हैं एडिड स्कूल। एक होते हैं जी फुली प्राइवेट स्कूल, वो सारे प्राइवेट स्कूल होते हैं जी, फुली पैसा निजी आदमी लगाता है जी, अपने पैसे पे चलाता है, उन्हें गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं देती। तो ये अभी तक क्या है, जो ये गवर्नमेंट एडिड स्कूल हैं इनको रोक लगा दी थी जी हाई कोर्ट ने कि ये इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगा दिया अभी कि केरल हाई कोर्ट के डिसीजन पे, जिसने रोका है कि
जो टीचिंग स्टाफ है, मतलब टीचर हैं जो, या नॉन टीचिंग स्टाफ है जो, नॉन टीचिंग स्टाफ का मतलब है जी जैसे और कर्मचारी क्लर्क वगैरह हो गए, ये पढ़ाते थोड़ी नहीं, क्लर्क हो गए या पीएन हो गया या गार्ड हो गया, कोई भी हो गया जी, ये क्या है कंटेस्ट नहीं कर सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, असेंबली इलेक्शन केरल में। तो इन पे रोक लगा दी जी थी हाई कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन पे ही रोक लगा दी, स्टे लगा दी कि नहीं नहीं आपका डिसीजन बेकार है, ये रोक लगाइए जो आपने कि ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, नहीं अब ये इलेक्शन लड़ सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मतलब स्टे लगा दी, तो अब ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। इशू क्या है, इशू ये जी हाई कोर्ट ने क्या किया था कि एक एक्ट है 1951 का, कौन सा एक्ट है ये जी, लेजिस्लेटिव असेंबली रिमूवल ऑफ डिसक्वालिफिकेशन एक्ट 1951 का। इसके अंतर्गत सेक्शन 2 में क्लाउज 4 में, सेक्शन 2 सब क्लाउज 4 में ये लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, ये अलाउ करता है स्कूल टीचर हैं जो एडिड स्कूल टीचर, एडिड स्कूल टीचर मतलब जो गवर्नमेंट एडिड स्कूल के टीचर हैं वो लेजिस्लेटर बन सकते हैं, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर एमएलए वगैरह बन सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं ये। लेकिन इस सेक्शन को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया हाई कोर्ट ने। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है असंवैधानिक है, ये बिल्कुल गलत है, मतलब इस स्टेटमेंट को बिल्कुल सस्पेंड कर दिया इस सेक्शन को, इस एक्ट में। तो अब ये जब सेक्शन को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि ये तो अलाउ करता था ना ये सेक्शन कि गवर्नमेंट जो स्कूल के एडिड स्कूल के टीचर हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन ये सेक्शन ही सस्पेंड कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया हाई कोर्ट ने, तो अब ये नहीं लड़ सकते। तो ये सारा इशू था। अब पिटिशनर ने ये कहा है कि इस जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था ये चैलेंज किया था 1951 के लॉ को, इसी को चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट में डाला था कि हाई कोर्ट ने जो डिसीजन लिया ये गलत है बिल्कुल। ये क्या, ये ये कहना है जी, मतलब अभी जो पिटीशन डाली थी हाई कोर्ट में जिसने डाली थी, अब बात हो रही है हाई कोर्ट की, पहले तो सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया ये, लेकिन इससे पहले जब हाई कोर्ट में डाली थी तो हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी तो उसमें क्या कहा था पिटिशनर ने, उसने कहा था जो 1951 का लॉ है जो गवर्नमेंट एडिड स्कूल के टीचर को अलाउ करता है ना, ये एजुकेशन की क्वालिटी को अफेक्ट करता है। क्योंकि क्या है जो स्कूल टीचर हैं वो इलेक्शन में चले जाते हैं, मान लो अगर जीत गए तो ठीक है इलेक्ट हो गए, अगर हार गए तो पे छुट्टी ले लेता है ना जी, पे मतलब लीव विदाउट पे जिसे बोलते हैं, मतलब छुट्टी बिना सैलरी के छुट्टी मिल जाती है उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए 2-3 महीने 4 महीने 5 महीने। तो उससे क्या है एजुकेशन की क्वालिटी तो अफेक्ट हो गई ना जी, उसके जगह पे कौन पढ़ाएगा बच्चों को, समझ गए। तो ये एजुकेशन क्वालिटी अफेक्ट होगी, ये पिटीशन डाली थी हाई कोर्ट में। तो इन्होंने आर्ग्यू किया था हाई कोर्ट में कि अभी क्या है जी जो केरल गवर्नमेंट के सर्वेंट है वो कंडक्ट रूल्स प्रोहिबिट करते हैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर को फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड रूल शुड एक्सटेंड टू एडिड स्कूल टीचर्स ऑल्सो। अभी जो केरल में रूल्स हैं वो जी जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं वो उन्हें पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में किसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उन्हें प्रोहिबिट करते हैं, रोक लगाते हैं, ऐसे रूल हैं केरला गवर्नमेंट के। ये रूल हैं जी केरल गवर्नमेंट के कि जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इलेक्शन में। तो इनके लिए क्या है ये आर्गू किया था जो एडिड स्कूल के जो गवर्नमेंट एडिड स्कूल के टीचर हैं उनके लिए भी एक्सटेंड किया जाए कि वो भी नहीं लड़ सकें इलेक्शन। तो इसलिए ये केस गया था जी हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, हाँ ठीक है ये भी नहीं लड़ सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टे लगा दिया, नहीं नहीं ये बिल्कुल गलत बात है, ये भी ये लड़ सकते हैं इलेक्शन। गवर्नमेंट का क्या कहना है, गवर्नमेंट का कहना ये है जी हाई कोर्ट में कि भाई साहब आपने स्टे लगाया है जो ये गलत है, क्यों कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑर्डर इशू किया है 1951 के बाद 1967 में, जिसमें क्या है जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल के टीचर हैं उनके पास भी पॉलिटिकल राइट है जी, इसके अनुसार जो रूल है 1967 का ऑर्डर जो गवर्नमेंट का। तो ऐसा कोई रूल नहीं है जी अभी तक कि एक्ट जो प्रोहिबिट करता हो कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में या कंटेस्टिंग इलेक्शन मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए इन्हें रोकते हो, अभी ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि 1967 में ये अलाउ कर दिया था गवर्नमेंट एडेड स्कूल के टीचर हैं। तो ये गवर्नमेंट का कहना है जी कि वो लोकल बॉडीज या असेंबली के इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन अभी देखना होगा क्या होगा, क्योंकि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया हाई कोर्ट के ऑर्डर पे। तो अभी क्या है, अभी फंक्शन ये है कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल के टीचर हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो अभी ये प्रेजेंट सिचुएशन ये है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे अपना, नेक्स्ट है इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2021 का। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में, क्यों, क्योंकि इसे अभी राज्यसभा ने पास कर दिया जी रिसेंटली, इसलिए न्यूज़ में। अब इसके फीचर देखते हैं जी क्या है। फीचर कुछ नहीं है, इसमें क्या है कि 1938 का इंश्योरेंस एक्ट है उसमें अमेंड किया जी, इसमें संशोधन क्या है, इसमें संशोधन क्या क्या है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जी, फॉरेन इन्वेस्टर हैं जो विदेशी जो इन्वेस्ट करना चाहें जी, निवेशक हैं हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी में, जैसे इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी LIC, ऐसे कंपनीज में मान लो इन्वेस्ट करना चाहें तो पहले लिमिट थी 49% तक ही वो कर सकते हैं। 49% का क्या जी, जैसे LIC एक कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, इसकी टोटल कैपिटल मान लो जी 1000 करोड़ रुपए है। अब इसमें 49% तक ही फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते थे, मतलब कि कितना है कि टोटल कंपनी का कितना हिस्सा खरीद सकते हैं ये फॉरेन कंपनी,
फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं जी, विदेशी निवेशक या कंपनी, 49% कितना हो जाएगा, 490 करोड़ तक का ही खरीद सकते हैं। मतलब जब ये 490 करोड़ की हिस्सेदारी खरीद ली तो 49% खरीद ली। जब भी प्रॉफिट जितना होगा 49% प्रॉफिट ही मिलेगा, लेकिन इनका मैनेजमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, ना ही ऑनरशिप रहेगी, ना ही मालिक नहीं रहेंगे ये। लेकिन अभी इनकी बढ़ा के कितनी कर दी इस अमेंडमेंट बिल में, जो बिल पास किया है इसमें जी 74 कर दी। पहले 49 थी, 74 कि अब ये क्या है, इन्वेस्ट कर सकते हैं 74। यानी कि इससे क्या है, जब भी किसी की भागीदारी 50% से ज़्यादा होती है, यानी कि 51% भी हो जाती है किसी कंपनी में, तो वो ऑनर हो जाता है जी, मालिक। तो अब ये क्या है जी, ऑनर हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या है, जो सारा कंट्रोल है वो फॉरेन कंपनीज के हाथ में चला जाएगा। लेकिन फिर भी फॉरेन कंट्रीज के हाथ में चला गया इन्वेस्टर, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर होंगे ना कंपनी में, जो इंश्योरेंस कंपनी होंगी उनमें मेजोरिटी ऑफ डायरेक्ट या मैनेजमेंट के पर्सन होंगे, वो इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। इंडिया के रेजिडेंट का मतलब है जी या तो 6 महीने से वो रह रहा हो इंडिया में, या अगले 6 महीने तक वो रहने वाला हो, भले वो सिटीजन ना हो। याद रखना है कि रेजिडेंट की बात हो रही है, ना कि सिटीजन की। तो रेजिडेंट मैनेजमेंट पर्सन होने चाहिए, मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर और मैनेजमेंट पर्सन है जो इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। अब इसके सिग्निफिकेंस क्या है जी, मतलब इंपॉर्टेंस क्या होगी इसकी, महत्व क्या है जी इसके। इससे क्या है, अभी इंश्योरेंस कंपनी लिक्विडिटी प्रेशर फेस कर रही है। लिक्विडिटी का मतलब ये है जी, पैसे की कमी आ रही है, तंगी आ रही है इनको, पैसे नहीं है, कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, फंड नहीं है इसके पास। तो फॉरेन इन्वेस्टर जब इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो फंड आएगा इनके पास, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हायर लिमिट इंक्रीज कर दी, इससे फंड आएगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट इनकी पूरी हो जाएगी। बैकग्राउंड समझते हैं थोड़ा इंश्योरेंस कंपनी का। देखो पहली बार 2000 में, 2000 साल में फॉरेन इन्वेस्टर को इन्हें एक बार मतलब परमिशन दी इंश्योरेंस सेक्टर में आने की। 26% तक, 26% तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी में। 2002 में ये परमिशन दी। उसके बाद एक अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए 2015 में, ये 26 से बढ़ा के 49% कर दी। और अब 2021 में कितनी कर रहे हैं, 49 से 34% तक। तो ये याद रखना है कितनी लिमिट हो रही है। आपके PCS के एग्ज़ाम, CAPF के एग्ज़ाम, आपका EPFO का एग्ज़ाम हो, EPFO का एग्ज़ाम होने वाला है जी मई में। और मैं लिख के दे रहा हूँ, इंश्योरेंस सेक्टर से हर बार देख लो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इंश्योरेंस एक्ट पे ही। तो उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स के लिए भी, UPSC के, तो इसके सबके लिए इंपॉर्टेंट है, CSC के एग्जाम के लिए भी आपके। चलते हैं नेक्स्ट पे, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है जी अपना गवर्नमेंट क्वेश्चन मेथोडोलॉजी एंड डेटा एक्यूरेसी ऑफ ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी कीजिए, किसने, कौन जारी करता है इसको, वेल्टर ये वेल्टर हंगर हिल पे जी, एक क्या है, NGO टाइप है, और एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये है। देखेंगे हम इनका नाम, यहाँ पे देखो जी, इस पे ना क्या है, डिस्प्ले पे ना अच्छे से लिखा नहीं जाता, वरना मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है, ऐसा मत सोचा करो ये हो जाता है ना जो, ये लिखा नहीं जाता इस पर, क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है, मैं उंगली से ही डिस्प्ले पे लिखता हूँ, तो इसलिए ऐसा लिख जाता है ये। तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाली थी, इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब जिन डेटा पे आपने निकाली है ना, ये मेथोडोलॉजी यूज की है, ये गलत है, हम एक्सेप्ट नहीं करते इसे। गवर्नमेंट मीडिया ने बोला है ये। क्या क्या बोला था जी, मतलब क्या किस बेस पे निकालते हैं इसे। इसे देखो जी, वेल्टर हंगर हिल्फे एक NGO है, इसको लिखा है गवर्नमेंट ने कि जो आपने ये डेटा यूज किया है ना, डेटा एक्यूरेसी नहीं है आपकी, जो मेथोडोलॉजी यूज की है वो गलत यूज की है। क्योंकि हमारे बहुत सारे चिल्ड्रन क्या है, हेल्दी चिल्ड्रन है, उनको आपने क्या है, उनको आपने माल न्यूट्रिशन बता दिया है कि हंगर के शिकार हैं, वो भुखमरी के शिकार हैं, ऐसा बोला है आपने रिपोर्ट में। अब लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है कि इंडिया की रैंक है जी, वो नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से भी नीचे है। इनकी रैंक भी हमसे आगे है, इंडिया से आगे है नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। और जो कि इंडिया टॉप 10 का फूड प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। मतलब जितने भी 10 कंट्री सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्शन करते हैं, इंडिया भी उनमें से एक है, 10 कंट्रियों में से। और इंडिया की रैंक कितनी रखी है, 94th पोजीशन पे 107 कंट्रीज में से। इतनी ख़राब देखो, जो कि नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार की भी हमसे अच्छी रैंक है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या होता है, पूरा डिटेल से देखते हैं। इसे 2 ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती हैं एनुअली, मैंने एनुअली का मतलब है हर साल, वेल्टर हंगर हिल्फे और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये दोनों NGO जी, गैर सरकारी संस्था, NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों रिलीज करती हैं। ये क्या है, ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे हंगर को ट्रैक करती हैं। हंगर मतलब भुखमरी को जी, कोई भुखमरी से कितने बच्चे मर रहे हैं, कितने आदमी मर रहे हैं, ये सब डिटेल देखती है जी, बच्चों के बारे में डिटेल से मेनली। कंट्रीज़ को रैंक कैसे करती है, ये रैंक करती है जी, कुछ क्राइटेरिया देखती है, किस कौन कौन से डायमेंशन होते हैं हंगर को, इसे पहचानने के, मतलब भुखमरी को पहचानने के। एक तो इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक, मतलब कि जब आप भोजन लेते हो कैलोरी में नापते हैं ना, तो वो इनसफिशिएंट लेते हैं जी, उपयुक्त नहीं होते जितनी कैलोरी लेते हैं कुछ बच्चे। एक चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन,
अंडर न्यूट्रिशन का मतलब है जी, मान लो आप भरपेट भोजन तो खा लिया आपने, लेकिन आपको पेट तो भर गया लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिले जी, पोषक तत्व। जैसे मान लो आपको कुछ विटामिन चाहिए, विटामिन A B C D, या फिर आपको प्रोटीन चाहिए, इतना प्रोटीन आपको बॉडी में नहीं मिला। जैसे नॉर्मली एक आदमी है जी, उसको 56 से लेकर 60 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए, आपने नहीं लिया। मान लो आपने चावल ही खा लिए जी, चावल से पेट भर लिया, या आपने बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया। अब उसमें आपको सारे वो थोड़ी ना मिलेंगे जितने बैलेंस डाइट है जो होनी चाहिए आपकी, उसमें तो जो चीज़ है बस वही मिलेगी एक। तो ये क्या, अगर आप मान लो पिज़्ज़ा भी खा रहे हो ना, आप भले ही कितने अमीर आदमी हो, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हो, गोलगप्पे खा रहे हो आप, तो इनसे पेट भर जाएगा, लेकिन भाई साहब आप भी अंडर न्यूट्रिशन के शिकार हो सकते हो। तो ऐसे ही चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन है, लेकिन ये पिज़्ज़ा वाले खाने वाले बच्चे नहीं हैं जो चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन का शिकार हैं, ये पुअर पीपल ही हैं। तो ये देखते हैं जी इसमें। और चाइल्ड मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब है जी मृत्यु दर, मृत्यु रेट, मतलब डेथ रेट, तो कितने डेथ होते हैं कि बच्चों की, ये सारा देखते हैं, तब ये हंगर इंडेक्स निकालते हैं। और ये जो क्राइटेरिया है ना, ये 4 कंपोनेंट हैं जी जिन पे नापते हैं। एक तो है जी पहला अंडर नूरिशमेंट। अंडर नूरिशमेंट का मतलब वही है जी कि बच्चा क्या है, पेट तो भर रहा है लेकिन उसका कैलोरी सफिशिएंट नहीं ले रहा जी, समझ रहे हो। मतलब पेट भर गया उसका, लेकिन जितना प्रोटीन चाहिए, जितना विटामिन चाहिए, A B C D, जितना उसे चाहिए, फैट जितना, कार्बोहाइड्रेट पूरा नहीं मिल पा रहा है, जितने मिनरल चाहिए, खनिज पदार्थ। एक होता है जी दूसरा क्राइटेरिया, जो दूसरा कंपोनेंट चाइल्ड वेस्टिंग का, मतलब ऐसे बच्चे जिनकी क्या है, हाइट तो बढ़ गई जी, हाइट, लेकिन हाइट के हिसाब से वेट नहीं है। बहुत से देखोगे ना पतले पतले से बस लकड़ी लगते हैं, तो वो किसके शिकार हैं, चाइल्ड वेस्टिंग के। एज ऑफ 5 अंडर द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु आर वेस्टेड, वेस्टेड का मतलब लो वेट फॉर हाइट, हाइट के हिसाब से वेट नहीं है, मतलब वो भी अंडर न्यूट्रिशन में है जी। एक है जी चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब है जी चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 हु आर स्टंटेड। स्टंटिंग का मतलब लो हाइट फॉर एज, मतलब एज तो है जी उनकी, मान लो जी बच्चों की एज हो गई जी 4 साल, लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ी, 1 ही फुट का, अभी जितना पैदा हुआ था, जितना पैदा होने पर हाइट थी उतनी ही है, समझ गए। चलने भी लग गया, बोलने भी लगा, स्कूल भी जा रहा है, लेकिन हाइट ही नहीं बढ़ रही, तो उसे बोलते हैं जी स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग। एक होता है जी चाइल्ड मोर्टेलिटी, नेक्स्ट कंपोनेंट, फोर्थ कंपोनेंट। ये क्या है जी, इसमें हम डेथ रेट देखते हैं। अंडर 5 जो बच्चे हैं, कितनी मृत्यु की दर है, कितने लोग, कितने बच्चे मर रहे हैं अंडर 5, तो इनके बेस पे निकाली जाती है जी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और इसमें 0 से लेकर 100 तक एक स्कोर दिया जाता है, कि अगर मान लो 0 किसको मिला है तो मतलब बेस्ट स्कोर है वो, मतलब 0 हंगर है, उसमें एक भी बच्चा जो हो हंगर से नहीं मर रहा। 100 पॉइंट जिसे मिले मतलब वोस्ट कंडीशन है जी, वो सबसे ख़राब है जी, वोस्ट का मतलब बैड, बैड वोस्ट की 3rd डिग्री है ना, सबसे ख़राब है उसकी कंडीशन, तो 100 है जिसका। तो इसमें ऐसे दिए जाते हैं, इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। वैल्यू लेस देन 10 रिफ्लेक्ट लो हंगर, वैल्यू बिटवीन 20 to 34.9 इंडिकेट सीरियस हंगर, ये कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें की फाइंडिंग क्या है ये देखते हैं। इंडिया देखो वेस्टेड में ना, वेस्टेड चिल्ड्रन में, मतलब जो जिनकी वेस्टेड चिल्ड्रन का मतलब है जितनी एज, हाइट है, हाइट के हिसाब से वेट नहीं है, जितनी हाइट है उतना वेट होना चाहिए, जितनी हाइट के हिसाब से वेट नहीं है। इसमें सबसे हाईएस्ट लेवल पे इंडिया में ही केस हैं जी ऐसे बच्चों के। अंडर 5 ईयर के जो बच्चे हैं, 5 साल से कम बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया में केस हैं ऐसे जो वेस्टेड हैं जी, चाइल्ड वेस्टिंग के केस सबसे ज़्यादा। और इंडिया का जो स्कोर है जी कितना है, 27.2 है इंडिया का स्कोर। और ये साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में केवल 3 ही कंट्री हैं जी जिनका इंडिया में, मतलब जिन ये एशिया की ना, एशिया के रीजन की, साउथ ईस्टर्न एशिया, साउथ और ईस्ट एशिया में सिर्फ ऐसी 4 कंट्री हैं, 3 कंट्री से ज़्यादा है इंडिया का स्कोर। मतलब इंडिया से भी ख़राब एशिया में किसी का है ना, तो वो है तिमोर लेस्ते का, अफ़गानिस्तान का, नॉर्थ कोरिया का। अफ़गानिस्तान आप जानते हो, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, पाकिस्तान का पड़ोसी अफ़गानिस्तान। नॉर्थ कोरिया भी आप जानते हो, चाइना का पड़ोसी है जी नॉर्थ कोरिया। जापान और साउथ कोरिया के बीच में, जापान साउथ कोरिया से नॉर्थ साइड में नॉर्थ कोरिया। लेकिन आपने तिमोर लेस्ते नहीं देखा होगा, ये जी ईस्टर्न तिमोर भी बोलते हैं। ये दिखा देते हैं, देखो जी, ये मैप देखो आप, ये जी पहले वर्ल्ड मैप पे देखो जी, यहाँ देखो आप पहले, कहाँ, इसमें देखो, ये वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये एशिया, ये अपना हिंदुस्तान दिखाई दे रहा होगा आपको, अब दिखाई दे रहा होगा। और ये इस एरिया की बात कर रहे हैं हम, ऑस्ट्रेलिया के साइड में ये दिखाई दे रहा है जी आपको ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ इंडोनेशिया जी, इंडोनेशिया, ये जी इंडोनेशिया के पास ईस्ट तिमूर या तिमूर लेस्ते भी बोलते हैं इसको, ये कंट्री है जी एक। इसकी कैपिटल क्या है, दिल्ली है जी, दिल्ली, DILI, दिल्ली कैपिटल है इसकी। तो ये भी, इसकी भी वर्स्ट कंडीशन है जी, इंडिया से ख़राब है, अफगानिस्तान के और नॉर्थ कोरिया की ख़राब है। इस रीजन की बात हो रही जी, इस रीजन में केवल ये इन चारों की कंडीशन ख़राब है जी, इनसे बेटर है बस इंडिया, और सबसे ख़राब है।
तो ये इसमें कहा जा रहा है रिपोर्ट में। अब जो चाइल्ड स्टैंडिंग रेट है जी इंडिया में 37.4% है, और चाइल्ड वेस्टिंग का है जी 17.3%। अंडर नूरिशमेंट कितना रेट है जी इंडिया में, वो 14% है जी। और चाइल्ड मोर्टेलिटी कितनी है, मतलब डेथ रेट कितनी है बच्चों में, 3.7%। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे अपना। नेक्स्ट है जी अपना व्हाट आर एल्यूमिनियम एयर बैटरी। अब ये नई बैटरी बनाई जा रही है जी। कौन कौन बना रहा है जी इन्हें मिलके, एक तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, एक हमारी कंपनी है जी इंडिया की, और दूसरी है कहाँ की, इजराइल की कंपनी है जी, फिनर्जी नाम से। ये दोनों मिलकर डेवलप कर रही हैं एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी बेस्ड बैटरी। एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी से डेवलप की जाएंगी जी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज हो सकेंगी, स्टेशनरी स्टोरेज के लिए यूज हो सकेंगी, या हाइड्रोजन स्टोरेज सॉल्यूशन के लिए यूज हो सकेंगी। मतलब जो बिजली से चलने वाले वाहन हैं उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये बैटरी यूज हो सकेंगी। ये क्या होती हैं जी, एल्यूमिनियम एयर बैटरी। ये क्या करेंगी, एयर में आपको पता है ऑक्सीजन होता है हवा में, हवा से ऑक्सीजन लेंगी, यूटिलाइज करेंगी जी ऑक्सीजन को। फिर ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगी, क्रिया करेंगे, जिससे एल्यूमिनियम का ऑक्सीडाइज सॉल्यूशन बनेगा जी, प्रोड्यूस होगा। उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी जी, बिजली पैदा करेगी। फिर ये एयर से ऑक्सीजन लेगी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके, क्रिया करके ऑक्साइड बनाएगी जी एल्यूमिनियम का, जिससे बिजली पैदा होगी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। ऐसे काम करेगी ये एयर, जो एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी है। इसके बेनिफिट क्या है जी, देखो लोअर कॉस्ट आएगी, क्योंकि एयर से ऑक्सीजन लेगी, लोअर कॉस्ट आएगी। एनर्जी, मोर एनर्जी डेंस होगी जी, एनर्जी देगी। एक तरह से लिथियम आयन बैटरीज हैं जी, उनका अल्टरनेटिव है, विकल्प है। अभी क्या है, हम लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह में। फ़ोन में भी आपके जो यूज होती है ना बैटरी, वो भी लिथियम आयन से बनी होती है वो बैटरी। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अच्छा विकल्प है एल्यूमिनियम एयर, जो एल्यूमिनियम एयर बैटरीज हैं, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड बैटरी हैं। ये क्या है, जो रेंज है लिथियम आयन बैटरी की, जैसे लिथियम आयन बैटरी को एक बार फुली चार्ज कर लेंगे, वो लगभग 150 से 200 किलोमीटर तक चल सकता है कोई भी व्हीकल उससे, समझ रहे हो, 150 से 200 किलोमीटर। लेकिन जो एयर, ये एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी बेस्ड बैटरी होंगी, ये लगभग 400 किलोमीटर या उससे ज़्यादा तक चल सकती है बैटरी एक बार फुली चार्ज करके, समझ रहे हो। इसमें एल्यूमिनियम प्लेट होगी जी, जो एल्यूमिनियम एयर बैटरी में एल्यूमिनियम प्लेट होगी, जो क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी किसको, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट किया जा सकता है इसे। उसके बाद क्या है, एल्यूमिनियम को दोबारा से इससे प्रोड्यूस किया जा सकता है एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड से। देखो जो इसमें एल्यूमिनियम प्लेट यूज होगी, उसको क्या है, दोबारा कन्वर्ट किया जा सकता है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ओवर द टाइम कन्वर्ट हो जाएगा जी एल्यूमिनियम प्लेट, किस में, एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड में। और दोबारा ये एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड से दोबारा एल्यूमिनियम बना सकते हैं, और फिर दोबारा इसे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यूज में ले सकते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो आप जानते हो ना जी, एक मेटल ही है जिससे मान लो आपके बर्तन भी बने होते हैं जी, आपके भगोने वगैरह होंगे जिनमें आप सब्जियां बनाते हो, वेजिटेबल पकाते हो जी। या फिर ग्लास वगैरह भी एल्यूमिनियम के होते हैं, या एल्यूमिनियम के व्हील भी होते हैं जी, जो गाड़ियों में व्हील लगे होते हैं ना, पहिए लगे होते हैं, वो भी एल्यूमिनियम के होते हैं आपके। तो ये बहुत जगह यूज होते हैं एल्यूमिनियम के। इससे क्या है, अभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी जी एयर से ऑक्सीजन लेके, और क्रिया करा के जी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से। तो इसके चैलेंज क्या है जी, चैलेंज का मतलब चुनौती क्या है, देखो चुनौती ये सबसे बड़ी तो एक ही है, ये याद रखना आपको, स्टेटमेंट दे के पूछी जा सकती है आपको एग्जाम में। साइंस एंड टेक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल का। इसमें क्या है कि देखो, जैसे लिथियम आयन बैटरीज को बार बार रिचार्ज किया जा सकता है ना, जैसे मान लो इसकी ये क्या है, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, दोबारा रिचार्ज किया जा सकता है। लेकिन एल्यूमिनियम एयर बैटरीज हैं जी, इन्हें कैन नॉट बी रिचार्ज लाइक लिथियम आयन बैटरीज, इन्हें लिथियम आयन बैटरीज की तरह रिचार्ज नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, लार्ज स्केल पे एक बार मान लो जैसे एल्यूमिनियम एयर बैटरी यूज कर लीजिए, उसे क्या है, उसके लिए फिर स्वैपिंग स्टेशन चाहिए जी, मतलब दूसरी बैटरी चाहिए। ये बैटरी लो, इससे दोबारा मतलब क्रिएट करो, इसमें दोबारा फंक्शनिंग कराओ, दोबारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। तो ऐसे स्टेशन चाहिए जी इसके बार बार, स्वैपिंग स्टेशन। मतलब अगर लिथियम आयन बैटरीज हम मान लो यूज करेंगे तो उसके लिए तो चार्जिंग स्टेशन चाहिए बस, लेकिन इसके लिए स्वैपिंग स्टेशन चाहिए। स्वैपिंग का मतलब है जी बदल सकें एक बैटरी, क्योंकि ये रिचार्ज नहीं की जा सकती जी, जैसे लिथियम आयन बैटरीज को रिचार्ज किया जा सकता है। ये सबसे मोटा चैलेंज है इसका। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी इंपॉर्टेंट क्यों जी, क्योंकि इंडिया की इलेक्ट्रिक जो व्हीकल को में प्रमोट कर रहा है ना इंडिया, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है ये बैटरी। अभी हम क्या है, लिथियम आयन बैटरीज को चाइना से इंपोर्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, जो भी बिजली से चलने वाले वाहन हैं, कार, गाड़ियाँ,
हो गई जी, जैसे बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, वो कहाँ से बैटरी इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से आयात करते हैं, चाइना से। तो ये लिथियम आयन बैटरीज का एक तरह से अल्टरनेटिव होगा जी, अच्छा, जिसे हम क्या है अपनी कंट्रीज में ही डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो एक तरह से एनर्जी स्टोरेज के लिए अच्छा काम करेगी ये बैटरी। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, अपनी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। नेक्स्ट है जी, इंडिया जापान एग्री फॉर ग्रेटर कोऑपरेशन इन पेटेंट वेरिफिकेशन। अभी इंडिया और जापान ने जी एक एग्रीमेंट किया है पेटेंट वेरिफिकेशन में। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट जी देखो, एक डब्ल्यूटीओ के रूल के अनुसार क्या है जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो 1995 में बनी थी, इससे पहले गैट हुआ करता था जी, गैट। इसने गैट को रिप्लेस किया और फिर ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन बन गई जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में। इससे जी किस लिए बनाया गया है? ताकि वर्ल्ड वाइड जो ट्रेड होती है ना, व्यापार होता है, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है, जो सारी कंट्री मानती है जी इसकी बात। तो ताकि सारी कंट्रीज में ग्लोबली ट्रेड को फैसिलिटेट किया जा सके, प्रमोट किया जा सके। अब इसके में जी एक रूल है जी ट्रिप्स का। ट्रिप्स में क्या पेटेंट मिलता है। पेटेंट क्या होता है? जैसे आपने कोई ऐसी चीज़ बना दी जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही ना करती हो जी, मतलब पहले है ही नहीं, आपने ऐसी चीज़ बना दी जी, कोई मान लो ऐसी चीज़ बना दी आपने कि वो कुछ दुनिया में है ही नहीं। जैसे मान लो आप बना दो, बिना बिना फ्यूल के, बिना पेट्रोल डीजल के ये गाड़ी चलेगी, ना इसमें बैटरी की ज़रूरत है ना किसी की। ऐसी बाइक बना दी मान लो आपने, समझ रहे हो कि इसे क्या है, बस इसमें ये ऑक्सीजन लेगी जी, कहाँ से? एयर से ही ऑक्सीजन लेगी और ऑक्सीजन से चलेगी। जैसे आदमी ऑक्सीजन से चलते हैं ना, ऐसे ये गाड़ी ऑक्सीजन से चलेगी। तो आपने ऐसी गाड़ी बना दी ना, तो 20 साल के लिए पेटेंट मिल जाएगा आपको। पेटेंट का मतलब एक राइट मिल गया जी, अधिकार मिल गया कि आप 20 साल तक ही मैन्युफैक्चर इसे करोगे, और जिसे पे करवाना चाहोगे मैन्युफैक्चर वो करेगा आपकी अनुमति से। तो कोई और इसे नहीं मैन्युफैक्चर कर सकता इस टेक्नोलॉजी को, समझ रहे हो कि आप जितना दाम रखोगे उतने दाम में बेचोगे इसे, अपने पैसा कमाओगे जितना आपने रिसर्च पे लगाया। तो 20 साल का अधिकार मिल जाता है, कोई और दूसरा नहीं बेच सकता इसे, आप ही बेचोगे, और जिसे आप अनुमति दोगे, परमिशन दोगे, या वो बेच सकता है, वो मैन्युफैक्चर करके बेच सकता है। ऐसी कुछ चीज़ होती है जी, कोई भी चीज़ आप कर सकते हो। अभी इंडिया जापान ने ये एग्रीमेंट किया है जी, किसके अंदर? एक ISA और IPA एक प्रोग्राम है जी, क्या है ये? इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी या इंटरनेशनल प्रीलिमिनरी एग्जामिनिंग अथॉरिटी। इसमें इसने क्या जी एक पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की है दोनों कंट्रियों ने। ये डिसीजन किसके अंतर्गत लिया? एक प्रोग्राम है दोनों कंट्रियों का, पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे प्रोग्राम, PPH, पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे प्रोग्राम। इसके अंतर्गत ये डिसीजन लिया है दोनों कंट्रीज ने। ये प्रोग्राम क्या है जी? एक इनिशिएटिव है किस चीज़ का? ताकि जो पेटेंट प्रोसिक्यूशन होता है ना, उनका प्रोसीजर को क्या है, पेटेंट ऑफिस के बीच में क्या है, इन्फॉर्मेशन को शेयरिंग किया जा सके। जैसे मान लो जी पेटेंट लेना है जापान में, तो जापान में ऑलरेडी मान लो इंडिया में किसी का पेटेंट लिया हुआ है, तो इंडिया की कोई कंपनी जापान में जाए और वो कहे जी हमारा पेटेंट है इस चीज़ का, हमने ये चीज़ बनाई, इंस्ट्रूमेंट, मान लो एक ऐसा पेन बनाया कि एक जादू पेन है, इस ये क्या है, अगर थोड़ा झटकते हैं तो एक रेड लिख देता है, अगर थोड़ा और इसे हिलाते हैं तो ये पेन क्या है, वाइट लिख देता है। और इससे फिर मान लो डिफरेंट डिफरेंट कलर निकलते हैं, एक ही पेन से एक ही रिफिल है इसमें, उसी रिफिल से कभी रेड लिख देता है, कभी वाइट, कभी ग्रीन। मान लो ऐसा बना दिया आपने एक पेन, आपको इंडिया ने पेटेंट दे दिया जी, आप इस पेन को 20 साल तक बेचोगे जिस रेट में बेचना चाहो। आप जापान जाओगे जी, जापान में पेटेंट ऑफिस होगा, उससे कहोगे देखो जी इंडिया में हमें पेटेंट मिला हुआ है, हमें आपसे पेटेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो ऑलरेडी क्या है, जापान परमिशन दे देगा, हाँ जी आपको इंडिया से मिला हुआ सर्टिफिकेट दिखा दिया, आप मैन्युफैक्चर करो जापान में और बेचो इसको। तो ये सारा सिस्टम होगा जी। ये कैसे काम करेगा? जो भी बताया ऐसे ही काम करेगा। ये पेटेंट एप्लीकेशन क्या होगी, ये फास्ट ट्रैकिंग सिस्टम पे काम करेगा। मान लो आपने पेटेंट ले रखा है जी जापान में, और आप इंडिया में उसको मैन्युफैक्चर करना चाहो तो कर सकते हो, बस आपको एक बार बताना होगा, इन्फॉर्म करना होगा। तो ये पायलट प्रोग्राम होगा जी। अभी अभी किस किस के लिए लागू होगा ये पेटेंट जो होगा? ये केवल टेक्निकल फील्ड में होगा। कुछ टेक्निकल फील्ड कौन कौन सी हैं? इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, सिविल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स, मेटलर्जी, इन फील्ड में ये लागू होगा जी। अभी जो PPH प्रोग्राम है ये क्या करेगा, क्या क्या बेनिफिट होंगे जिससे इंडियन जो पेटेंट ऑफिस है जी उसको बेनिफिट होंगे? कौन कौन से बेनिफिट फ़ायदे होंगे? एक तो रिडक्शन इन टाइम टू डिस्पोज पेटेंट एप्लीकेशन। अभी क्या जी इंडिया में बहुत सारी पेटेंट की एप्लीकेशन पड़ी रहती हैं, इन या फिर इंडिया की और कंट्रीज़ में पेटेंट की एप्लीकेशन पड़ी रहती हैं कि उन्हें जल्दी से परमिशन नहीं मिल पाती, तो वो क्या है, वो सॉल्व हो जाएंगी जी, रिड्यूस हो जाएंगी, रिडक्शन हो जाएगा उनका, कम हो जाएंगी। रिडक्शन इन पेंडेंसी ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन वही है जी। नेक्स्ट क्या है जी, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ सर्च एंड एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। ये क्या है कि जो क्वालिटी, सर्च की क्वालिटी में जो टाइम और ज़्यादा लगा सकेंगे जी,
और जो पेटेंट एप्लीकेशन है उनके एग्जामिनेशन में अच्छे से पता लगाने में क्या जी इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट क्या होगा, ये एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी होगी, चाहे वो एमएसएमई हो स्टार्टअप हो। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हो, या स्टार्टअप का मतलब है जी कोई नई कंपनी चालू हो, तो उनके लिए भी ये एक्सीलरेट करेगा जी, उनमें इन्वेस्टमेंट लाएगा। उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो क्या है, पेटेंट जो एप्लीकेशन है जापान में ले सकते हैं अगर इंडिया में पेटेंट मिला हुआ है तो यही था इसके बारे में। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना कॉन्स्टिट्यूशंस ड्यूल कास्ट ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021। ये अभी एक बिल पास किया जी लोकसभा में। क्या किया गया है, इसमें बहुत सारी कास्ट हैं जी, उन्हें एक ही कास्ट के अंदर शेड्यूल कास्ट बना दिया गया, जिसका नाम है देवंद्रा कुल वेलालार। ये डाला गया जी। अभी तमिलनाडु की सर्टेन डिस्ट्रिक्ट में कास्ट रहती हैं। कौन कौन सी कास्ट हैं जी, देवंद्रा कुलंथम, कुडाइयान, कलाडी, कुदम्बन, पल्लन, पन्नाडी, विहरियान। ये कास्ट को जी एक कास्ट बना दिया गया सबको मिला के, 7 कास्ट को अंडर वन नॉमेनक्लेचर, जिसका नाम है देवेंद्रा कुला वल्ललार। इन सब का एक ही नाम होगा, सब एक कास्ट में होंगे जी। इतना ही था इसमें। चलते हैं, बस ये याद रखना है कि ये कास्ट है कहाँ से, कौन से रीजन में। मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है यूपीएससी, 2-3 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पूछता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक है जी सामार कैंपेन। सामार कैंपेन क्या है जी, ये सामार कैंपेन क्या है, अभी झारखंड गवर्नमेंट ने सामार कैंपेन लॉन्च किया, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेटजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। अब ये क्या है जी, जो कुपोषण है और एनीमिया के जो रोग होते हैं जी, उनको रिड्यूस करने के लिए, एलिवेशन का मतलब भी रिड्यूस होता है जी, कम करना, कम करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए ये एक्शन लिया जी, कैंपेन चलाया, अभियान चलाया है, ताकि जो माल न्यूट्रिशन है ना, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं बच्चे या कोई भी, उनको रोका जा सके, कम किया जा सके, टैकल किया जा सके। ये कैंपेन होगी जो आइडेंटिफाई करेगी एनेमिक वूमन को, जिन वूमन को क्या है एनीमिया हो रखा है, या माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन है जी, जो जिनको कुपोषित बच्चे हैं, उनको आइडेंटिफाई करेगी और स्टेट में ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगी। जो सामार स्कीम है जी, यहाँ एस लगा लो, मिस प्रिंट हो गया। जो सामार स्कीम है ये 1000 डे के लिए टारगेट रखा जी, इसका लॉन्च की गई है। और इसका एनुअल सर्वे होगा जी, कंडक्ट की जाएगी जी एनुअल सर्वे की, इसने कितना अचीवमेंट कर लिया, कितना मतलब कितना इसने जो भी टारगेट था कितना अचीव किया है इसने अब तक। तो 1000 डे तक चलेगा और एनुअली सर्वे होगा इसका। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा प्रिजकर आर्किटेक्चर पेज। ये अभी न्यूज़ में है जी। क्यों न्यूज़ में है, ये इसलिए न्यूज़ में है जी, एक सोशल हाउसिंग आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट का मतलब ये है जी जो बिल्डिंग वगैरह घर वगैरह बनाते हैं उन्हें आर्किटेक्ट बोलते हैं। ये उन्हीं को ही प्राइज़ मिलता है आर्किटेक्चर को ही। तो ये आर्किटेक्ट है जी एनी लेकटसन और जीन फिलिपी वर्शल। इनको क्या है, अभी ये अवार्ड मिला है, प्रिजकर आर्किटेक्चर प्राइज़ मिला है 2021 का। इनके ये विनर हैं, इसलिए न्यूज़ में था। ये एनुअली दिया जाता है जी लिविंग आर्किटेक्ट को, मतलब जो जिंदा जी उसी को दिया जाता है ये कब फाउंड किया था ये प्राइज़, ये जो इनाम दिया जाता है जी, ये प्राइज़ कब फाइंड किया था, 1979 में किया था। किसने, J.A. प्रिजकर, इनके नाम पे इसका नाम रखा गया प्रिजकर आर्किटेक्चर प्राइज़। और इनकी वाइफ के साथ मिलके जी सिंडी इनके वाइफ का नाम था, इन दोनों ने मिलकर ये प्राइज़ को स्थापित किया था, फाउंडेड किया था। फाउंडेड का मतलब स्थापना करना, सेटअप करना। तो ये इनकी फैमिली इसे सपोर्ट करती है जी, प्रिजकर फैमिली। और हयात फाउंडेशन है जी, एक हयात फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जी, ये दोनों मिलकर पैसा देते हैं जी, फंड देते हैं इस प्राइज़ के लिए। ये पूरे वर्ल्ड में जिन एक आर्किटेक्चर का नोबल प्राइज़ समझा जाता है। नोबल प्राइज़ मिलते हैं ना, जैसे 6 आस्पेक्ट में 6 फील्ड में मिलते हैं, नोबल प्राइज़ दिया जाता है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। लेकिन ये आर्किटेक्चर में जो प्राइज़ मिलता है ना, ये प्रिजकर प्राइज़, इसे आर्किटेक्चर का नोबल प्राइज़ मानते हैं, मतलब वर्ल्ड का प्रीमियर आर्किटेक्चर प्राइज़ है ये। तो आज के जो टॉपिक थे जी इतने थे। अब हम क्वेश्चन करेंगे, वैसे टाइम बहुत हो गया, अगर आप कहते हो तो कर लेते हैं, चलो कर ही लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। अभी गवर्नमेंट ने व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई है। स्क्रैपिंग का मतलब है जो पुराने व्हीकल है ना, पुराने गाड़ी है, कार है, मोटरसाइकिल है, बाइक है, ट्रक है, कुछ भी है, बस है, उनको स्क्रैप करना। स्क्रैप का मतलब है जी उन्हें नष्ट कर देना, बस तोड़ फोड़ देंगे जी, कबाड़ा में बेचो इनको, कबाड़ा में यूज करो, बस ये काम होगा इस पॉलिसी का। अब इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जी, करेक्ट बताना आपको। इट प्रोवाइड्स फॉर फिटनेस टेस्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 20 ईयर्स इन द केस ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल एंड 15 ईयर्स इन द केस ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। ये सैटरडे को कंप्लीट किया था जी, ये जो हमने न्यूज़ कवर की थी। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि ये क्या होगा, जो कॉमर्शियल व्हीकल होंगे ना उनके लिए तो 20 ईयर्स है जी। अगर 20 ईयर्स कंप्लीट कर लिए तो फिटनेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा कि ये हाँ अभी सही है, ज़्यादा पॉल्यूशन तो नहीं कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, तो फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा 20 ईयर्स के बाद। और जो प्राइवेट व्हीकल है उन्हें 15 साल में। तो ऐसा ही सही है क्या स्टेटमेंट। सेकंड बोल रही है एनी व्हीकल दैट फेल्स द फिटनेस टेस्ट मे बी डिक्लेयर्ड एज एन एंड ऑफ
लाइफ व्हीकल, अगर मान लो किसी को फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलता है ना, एक जी प्रदूषण केंद्र होगी पॉल्यूशन सेंटर, वो देंगे इन्हें फिटनेस सेंटर का सर्टिफिकेट, फिटनेस टेस्ट का, मतलब कुछ बने होंगे सेंटर बने, जैसे आप कभी पेट्रोल डीजल पंप पे गए हो, पेट्रोल पंप पे वहाँ पे एक बना होता है पॉल्यूशन सेंटर केंद्र, पॉल्यूशन सेंटर मतलब प्रदूषण केंद्र, जहाँ पे आप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेते हो, ऐसे ही कुछ क्या है जी पॉल्यूशन केंद्र बना दी जाएंगे ऐसी, वो फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे, वो देखेंगे हाँ इससे ज़्यादा पॉल्यूशन तो नहीं हो रहा, सारे देखेंगे सिस्टम। अगर मान लो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला ना, फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए, तो वो एंड हो जाएगी इन लाइफ किसकी, व्हीकल की, वाहन की लाइफ एंड हो जाएगी, जो उसे कबाड़े में बेच देंगे, काट पीट देंगे, खत्म करो इसको, ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाता है। तो ऐसा सही है क्या? बिल्कुल। फर्स्ट सेकंड दोनों सही, दोनों गलत। देखो जी सेकंड बिल्कुल सही है, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला तो भाई साहब आपकी एंड होगी लाइफ की, अब आप जाओ दुनिया से आज़ाद। तो दूसरा सही है, लेकिन पहला गलत है। क्यों? क्योंकि इंटरचेंज कर दीजिए, उल्टा लिखा हुआ है। कॉमर्शियल व्हीकल के लिए 15 साल टाइम है, और प्राइवेट व्हीकल हैं जी जो, उनके लिए 20 साल। कॉमर्शियल व्हीकल का मतलब है जी जैसे बस हो गए, ट्रक हो गए, जो व्यापार के लिए यूज होते हैं, ट्रेड के लिए यूज होते हैं। प्राइवेट व्हीकल आपके प्राइवेट हो गए, आपकी गाड़ी, कार, बाइक ये हो गए, तो उनके लिए 20 साल का टाइम है, और कॉमर्शियल व्हीकल के लिए 15 साल का। तो उल्टा दिया हुआ। चलते हैं नेक्स्ट पेज। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दी हुई है जी, कुछ स्टेटमेंट नॉमिनेटेड मेंबर के रिगार्डिंग। ये हमने अपने करंट अफेयर के टॉपिक में भी कंप्लीट किया था, और आपने करंट अफेयर का टॉपिक नहीं भी देखा है ना वो, तो आपने लक्ष्मीकांत में तो जरूर पढ़ा होगा। बताइए अब। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा हैव द सेम राइट्स एंड प्रिविलेजेस एज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा विद द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना 12 राज्यसभा में, उनके पास सेम अधिकार होते हैं जी, सेम प्रिविलेजेस होते हैं। प्रिविलेज का मतलब स्पेशल राइट, विशेष अधिकार होते हैं, जैसे इलेक्टेड मेंबर के पास होते हैं राज्यसभा के, और ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट भी कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या? नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्शन में वोट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के में, तो आपको सही बताना है। सेकंड बोल रहा है एंटी डिफेक्शन लॉ वाज नॉट प्रेजेंट इन दी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जो एंटी डिफेक्शन लॉ जी वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या? थर्ड बोल रही है द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा वॉज आर सिलेक्टेड टू डिस्क्वालीफाई इफ दे ज्वाइन द पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बिगनिंग बींग नॉमिनेटेड ऑफ टू द हाउस। अगर मान लो जी कोई नॉमिनेटेड मेंबर अभी राज्यसभा का मेंबर बना है, कोई नॉमिनेटेड मेंबर, और वो 6 महीने के अंदर अंदर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। मतलब डिसक्वालीफाई किया, उसकी मेंबरशिप रद्द हो जाएगी, सदस्यता रद्द हो जाएगी, फिर वो मेंबर नहीं रहेगा राज्यसभा का। तो ये सही है क्या स्टेटमेंट? आपको बताना जी कौन सा सही है। आपके ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, देख सकते हो, 1 2 2 ओनली, 2 3 या 1 3। देखो जी पहला बिल्कुल गलत है, नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के में। हाँ, अगर इम्पीचमेंट चल रहा हो, रिमूवल चल रहा हो, हटाना, कि प्रेसिडेंट को हटाना, उस पर वोट कर सकते हैं। तो पहला गलत है, जहाँ जहाँ वन है काट दो। अब तीसरा भी फंस गया, तीसरा भी गलत है। क्यों? क्योंकि विद इन 6 मंथ अगर वो पार्टी कोई ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अगर आफ्टर 6 मंथ करते हैं, 6 मंथ के बाद, तो हो जाएंगे जी वो। ये बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है जी। तो 2 सही है बी। पढ़ा होगा आपने लक्ष्मीकांत में, हमने न्यूज़ में भी कवर किया है ये अच्छे से। देखो जी जो जो कोई भी टॉपिक न्यूज़ में रह रहा है ना, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इन्वायरमेंट का, वो हम अपनी क्लास में कवर करेंगे। जितने भी 8-10 बच्चे देख रहे हो ना आप, कौन कौन, पहले तो ये बताओ कौन कौन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो इस बार प्रीलिम्स का, वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो उन्हें उनके लिए एक लेक्चर बनाया जाएगा जी प्रीलिम्स से पहले, ताकि प्रीलिम्स के लिए कुछ टिप्स दी जाएँ। आप सी सेट वगैरह तो जी बिना पढ़े क्रैक कर सकते हो, ये मेरा दावा है। आप पहले कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन कौन देने जा रहे हो। थर्ड देखते हैं जी अपना, चंबल रिवर के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट बताना। ये हमने सैटरडे को कवर किया था, न्यूज़ में था ये। चंबल रिवर इज ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, इज पार्ट ऑफ ग्रेटर गंगेटिक ड्रेनेज सिस्टम। गंगा रिवर की ट्राइब्यूटरी है क्या? चंबल रिवर। कुन्नू, प्रणहिता, काली सिंध आर द ट्राइब्यूटरीज ऑफ चंबल रिवर। ये चंबल रिवर की सहायक नदियाँ हैं क्या? कुन्नू, प्रणहिता, काली सिंध। 1 करेक्ट, 2 करेक्ट, दोनों करेक्ट या दोनों गलत? बिल्कुल दोनों गलत हैं जी, बिल्कुल सही सोचा आपने, क्योंकि चंबल रिवर किसकी ट्राइब्यूटरी है? यमुना की, गंगा के नहीं है। किसकी? यमुना को से जाकर मिल जाती है। और ये परनहिताना जी गोदावरी की ट्राइब्यूटरी है, गोदावरी की। गोदावरी रिवर आपको पता है ना कहाँ है? नासिक से निकलती है जी महाराष्ट्र में, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना से निकल के बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। लेकिन कुन्नू, काली सिंध इसकी ट्राइब्यूटरी है चंबल रिवर की, और एक है जी पार्वती। तो ये इसकी ट्राइब्यूटरी हमने पढ़ा भी था ये। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड बाय ईच स्टेट अंडर द प्रोविजन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। डिजास्टर कवर्ड अंडर स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड इंक्लूड। ये बताना जी, एक फंड क्रिएट किया जाता है जी जिसमें पैसा जमा होता है डिजास्टर के लिए, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड।
कि कभी भी कोई आपदा संकट आ जाए, भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, साइक्लोन चक्रवात आ जाए, तो इसमें से पैसा निकाल के उस जो भरपाई को भर सकें जो भी नुकसान हुआ है। तो ये किस किस के लिए यूज होता है? फ्लैश फ्लड के लिए, मतलब मान लो अचानक से बाढ़ आ जाए उसके लिए यूज़ हो सकता है क्या इसमें से फंड? फ्रॉस्ट डैमेज के लिए, मान लो जी ओले पड़ जाएं, उससे फसल ख़राब हो जाए, क्रॉप हो जाए, उसके लिए यूज़ हो सकता है। एवेलांची, फ्रॉस्ट डैमेज का मतलब हो जाता है ये एक तरह से जैसे पाला पड़ता है ना, सुबह सुबह आपने देखा होगा सर्दियों में बर्फ़ जम जाती है पेड़ पत्तों पे, घास पे, तो उससे क्या है फसल ख़राब हो जाती है। जो फ्रॉस्ट डैमेज है उससे नुकसान होता है, वो की भी कवर होता है कैसे? और हेल स्टॉर्म होता है जी, ओले पड़ना। ओले से मान लो ओले पड़ गए जी, हेल स्टॉर्म हो गया, उससे बारिश के साथ ओले आ गए, फसल ख़राब हो गई, क्रॉप, वो भी कवर है क्या इस डिजास्टर में? एवेलांची, एवेलांची होता है जी, मान लो कोई माउंटेन ऑफ आइस, उसको बोलते हैं ग्लेशियर, बर्फ़ का पहाड़, और कोई बर्फ़ का टुकड़ा, ये बर्फ़ का पहाड़ है जी, कोई टुकड़ा गिर जाए जिससे टूट टूट के, जैसे लैंडस्लाइड होता है ना, लैंडस्लाइड तो अगर ज़मीन पे हो, पहाड़ पे हो, माउंटेन पे पत्थर से टूट के गिर जाए, अब कोई मान लो मिट्टी टूट के गिर जाए, उसे लैंडस्लाइड बोलते हैं। अगर यही चीज़ सेम काम हो बर्फ़ में, बर्फ़ टूट के गिर जाए टुकड़ा, उसे बोलते हैं एवेलांची। और उससे मान लो कोई नुकसान हो जाए, वहाँ पे कोई लोग रहते हैं, उनका नुकसान, घर वगैरह गिर जाए, तो इससे क्या है कंपनसेशन वगैरह दी जाती है क्या इस फंड से? या पेस्ट अटैक हो जाए जी, पेस्ट जैसे लॉकस्ट अटैक हो जाए जी, टिड्डी हमला कर देती है ना, तो ये कौन कौन से कवर हैं ये बताना आपको इस फंड में। ये एप्लीकेशन बेस्ड है जी, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं पिछले 3-4 साल से, तो बहुत ज़्यादा इनकी क्या है क्वांटिटी बढ़ा दी है यूपीएससी ने। तो बताओ जी 1-3-4, 1-2-3-5, ऑल ऑफ दी अबव या 1-2-3-4? देखो जी ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है, सी करेक्ट आंसर है, सारे के सारे के लिए ही इस स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से कवर होते हैं जी, इसमें सारों को पैसा दिया जाता है कुछ भी आ जाए। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली बोल रही है फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1952 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ केसी नियोगी। देखो जी पहले जो वित्त आयोग थे ना वो 1952 में बनाए गए, और केसी नियोगी इसके चेयरमैन थे जी, अध्यक्ष थे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? सेकंड बोल रही है 15th फाइनेंस कमीशन इज द फर्स्ट एवर कमीशन टू हैव गिवन रिकमेंडेशन स्पेनिंग ए पीरियड ऑफ 6 ईयर, दैट इज 2020 टू 2026। ये कह रहा है जी जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो अब तक का फर्स्ट एवर, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, आज़ाद हुआ है, तब से अब तक का पहला ऐसा फाइनेंस कमीशन है जो 6 साल के लिए रिपोर्ट देगा अपनी, 2020 से लेकर 2026 तक, वरना अब तक 5 साल के लिए रिपोर्ट देते थे सारे। तो पहली सही है, दूसरी दोनों है, दोनों गलत? बिल्कुल दोनों सही है जी, सी करेक्ट है। पहले जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे केसी नियोगी थे। कई बार ये पूछा गया पीसीएस के एग्जाम में, पूछते रहते हैं इसे। अगर आप यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। सेकंड भी बिल्कुल सही है जी, पहली बार 6 साल के लिए रिपोर्ट दे रहा है। पहले क्या दी, 1 साल के लिए दी, 2020 से लेकर 2021 तक, कोरोना की वजह से दी जी 1 साल के लिए। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने कहा कि हमारा प्रोसेस पूरा नहीं हो पाया, तो आप 1 साल के लिए रिपोर्ट लो, गवर्नमेंट को 1 साल के लिए रिपोर्ट दी इसने। फिर इसने अब 5 साल के लिए देगा जी, 2021 से लेकर 2026 तक, तो 6 साल के लिए पहली बार दिया जी इसने। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे। जैसे फर्स्ट के केसी नियोगी थे, तो आपको ये बताना 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, ये कमेंट सेक्शन में बताइए। आप गूगल पे सर्च कीजिए, कहीं पे देखिए, बताइए आप। नेक्स्ट है जी आपका द टर्म ब्रूट फोर्स एक्विजिशन इज रिलेटेड टू, ये बताना ये टर्म है ब्रूट फोर्स एक्विजिशन किससे रिलेटेड है? इनक्रिप्शन ऑफ मोबाइल डेटा, मोबाइल डेटा का इनक्रिप्शन करना या पता लगाना। प्राइवेट लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड है क्या? मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक से रिलेटेड है क्या, या नन ऑफ द अबव? जी हाँ बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है। ये हमने करंट अफेयर में क्या नहीं था, ये टर्म न्यूज़ में रहती है कई बार। ब्रूट फोर्स एक्विजिशन ये मोबाइल डिवाइस फोरेंसिक से रिलेटेड है, मतलब मोबाइल डिवाइस की साइंटिफिक जांच करना, इससे रिलेटेड है ये ब्रूट फोर्स एक्विजिशन। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, टीजर लोन न्यूज़ में रहते हैं जी कुछ बार। टीजर लोन बताना आपको क्या है, आपको स्टेटमेंट दी हुई है जी नीचे। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है टीजर लोन क्या है जी? टीजर लोन का मतलब है लोन्स प्रोवाइडेड टू हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, ऐसे लोग जिन क्या है समय समय पर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल कौन होते हैं? जो समय पे अपना लोन भर देते हैं। मान लो लोन लिया आज और टाइम था 1 साल का, 1 साल के अंदर लोन भर दिया, इसे बोलते हैं हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। बैंक इनको बोलता है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। तो ऐसे इंडिविजुअल को लोन दिया जाता है उसको बोलते हैं क्या? टीजर लोन। या फिर लोन प्रोवाइडेड टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी विद इंटरेस्ट रेट बिलो रेपो रेट। या फिर ऐसे लोन को बोलते हैं जो गरीब लोगों को दिए जाते हैं सोसाइटी में लोन,
और उन्हें रेपो रेट से कम दाम में इंटरेस्ट पर ब्याज दर उनकी जो है रेपो रेट से कम होती है, तो उस पर उन्हें लोन दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्या? या फिर लोन्स विच चार्ज लोअर रेट्स ऑफ द इंटरेस्ट इन द फर्स्ट फ्यू ईयर आफ्टर विच द रेट्स आर इंक्रीज। या ऐसे लोन को बोलते हैं टीजर लोन जिनमें पहले कुछ साल में जो इंटरेस्ट रेट होता है, ब्याज की दर होती है, वो कम होती है, लेकिन बाद में इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। या फिर नन ऑफ द अबव, कोई सा भी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है। ऐसे लोन को बोलते हैं जो पहले तो उसकी इंटरेस्ट रेट कम होती है पहले सालों में, लेकिन बाद में इंक्रीज कर देते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। नॉन बैंकिंग NBFC बोलते हैं जी शॉर्टकट में। इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी कौन सी है। देखो जी, NBFC क्या होती है पहले तो ये समझ लो। देखो जी, एक तो बैंक होता है जी, बैंक। बैंक क्या होता है? आपसे पैसा लेगा। ये कैसे कमाएगा बैंक? बैंक बैंक सही नहीं लिखा ना, चलो यहाँ लिख देते हैं सही। अब तो सही लिख गया। बैंक होता है जी, आपसे पैसा लेगा पब्लिक से, और इस पे आपको इंटरेस्ट देगा, आपका जमा होगा। और मान लो कोई लोन लेता है जी, फिर ये आपके पैसे को लोन में देगा जी। कोई कर्ज लेना चाहे, लोन देगा, उससे इंटरेस्ट लेगा जी, ब्याज लेगा, इससे पैसा कमाता है बैंक। ब्याज ले दे के जी ये पैसा कमाता है बैंक। लेकिन कुछ कंपनी होती हैं जी नॉन बैंकिंग, ये बैंक नहीं है जी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये क्या करती हैं? ये कहाँ पे फिर ये पैसा कैसे कमाती है? इनके पास पैसा होता है जी, ये कंपनी वगैरह का शेयर वगैरह खरीदती है, शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बॉन्ड वगैरह खरीदती हैं जी, उनमें पैसा लगाती हैं ये कंपनीज। जैसे कोई कंपनी खोली है जी, इसे पैसा चाहिए जी, और इसे अपने पैसा इन्वेस्ट करना है, ये इसका शेयर खरीद लेगा। शेयर क्या? शेयर बॉन्ड यही है, किसी कागज़ पे लिखा शेयर, शेयर तो बॉन्ड लिखा तो बॉन्ड, यही होता है। उस पर लिखा होता है इतने % भैया बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट देंगे एनुअली, उतना ब्याज की दर आपको मिलती रहेगी। अगर शेयर है जी, मान लो अगर आपने 100 रुपये का शेयर ले लिया, वो देखा जाएगा कि 1% का शेयर है, कितने % है, उतने हिसाब से आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। ये याद रखना है, शेयर पे डिविडेंड मिलता है, और जो प्रॉफिट मिलता है ना बॉन्ड पे, उसे बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है जी, शेयर बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट करती हैं, उससे पैसा कमाती हैं। ये क्या है? कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो डिपॉजिट भी लेती हैं, पैसा भी डिपॉजिट करती हैं लोगों का, उन्हें डिपॉजिट टेकिंग NBFC बोलते हैं। तो अब ये आपने समझ लिया NBFC क्या होती हैं। अब स्टेटमेंट बताओ जी इनके रिगार्डिंग कि ऑल द NBFC आर रेगुलेटेड बाई RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जी, जो हमारा सेंट्रल बैंक, सारी NBFC को ये रेगुलेट करता है क्या? नियम वगैरह ये बनाता है क्या रेगुलेट करने के लिए? कंट्रोल ये करता है क्या इनको? द डेजिग्नेशन ऑफ सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट इज एप्लीकेबल फॉर बैंक्स एंड नॉट फॉर NBFC। देखो जी, एक क्राइटेरिया होता है कि बैंकों को सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं अगर उनकी कैपिटल 500 करोड़ से ज़्यादा है। मतलब ऐसे बैंक हैं कि वो अगर डूब गए तो क्या है कि जनता का बहुत पैसा उसमें लगा हुआ है, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा हमारी कंट्री का। तो ऐसे बैंकों को RBI घोषित कर देती है सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट। कुछ सर्टेन उनकी जब कैपिटल हो जाती है जी लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा, तो क्या सिर्फ बैंकों को ही सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट का दर्जा दिया जाता, स्टेटस? NBFC को नहीं दिया जाता? इसमें ये बोल रहा है कि नहीं दिया जाता। तो क्या सही है क्या स्टेटमेंट? कौन सी स्टेटमेंट सही है जी? करेक्ट बतानी है आपको। पहली दूसरी दोनों सही है, दोनों गलत? देखो जी, दोनों ही गलत है। डी आंसर हो जाएगा, नाइदर 1 नाइदर 2। क्यों? क्योंकि जी NBFC अलग अलग ही की होती हैं। जैसे बहुत सी कंपनी ऐसी होती हैं जी जिन्हें एडाई होता है ना, इंश्योरेंस कंपनी, उन्हें वो रेगुलेट करती है। बहुत सी निधि कंपनी होती है, बहुत सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स उन्हें रेगुलेट करती है। तो इन्हें RBI नहीं करती है जी सारी को, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। दूसरा, बैंक के लिए भी ये स्टेटस होता है जी सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए भी होता है जी NBFC के लिए। जिनके पास मोर देन 500 करोड़ की कैपिटल है जी, उन्हें दिया जाता है, ये टैग देती है जी सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट, ये टैग। तो ये बिल्कुल गलत है जी दूसरा भी, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलते जी नेक्स्ट पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑफ बजट बोरोइंग। ऑफ बजट बोरोइंग के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, कई बार न्यूज में रहा है इस साल, ये पूछा जा सकता है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसके रिगार्डिंग। पहली स्टेटमेंट बोल रही है ऑफ बजट बोरोइंग आर लोन्स टेकन बाई एनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे लोन होते हैं जी, ये ऐसा कर्ज होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी संस्था को, और उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या है ये लोन लिया जाता है ऑफ बजट बोरोइंग। तो ये क्या स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? ऑफ बजट बोरोइंग हेल्प्स कीप द कंट्रीज फिजिकल डेफिसिट विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट। ऑफ बजट बोरोइंग से क्या होता है जी, जो फिजिकल घाटा होता है ना, फिजिकल डेफिसिट, तो उसको क्या है लिमिट के अंदर रखता है सेंट्रल गवर्नमेंट के घाटे को। ऑफ बजट फाइनेंसिंग इज नॉट पार्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फिजिकल इंडिकेटर एंड डज नॉट हैव एनी फिजिकल इम्प्लीकेशन। ये जी फिजिकल इंडिकेटर होता है ना फिजिकल डेफिसिट में, ये काउंट नहीं होता ऑफ बजट बोरोइंग करते हैं जो, लेकिन और इन पे क्या है फिजिकल इम्प्लीकेशन भी, कोई नॉट हैव एनी फिजिकल इम्प्लीकेशन, कोई इसके फिजिकल
इम्प्लीकेशन भी नहीं होते। फोर्थ क्या बोलती है, पब्लिक सेक्टर बैंक कैन फंड ऑफ बजट एक्सपेंसेस। जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं जी उनको भी क्या है कैपिटल की ज़रूरत है, तो ऑफ बजट बोरोइंग से उनके कैपिटल दी जा सकती है। तो आपको बताना जी 1 2 3 1 2 4 1 2 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो जी थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? ये कह रहा है कि इसके कोई इम्प्लीकेशन नहीं होते, फिजिकल इम्प्लीकेशन नहीं जी। ऑफ बजट बोरोइंग लेते हैं, फिजिकल इम्प्लीकेशन तो होंगे जी, गवर्नमेंट के बिहाफ से लेता है, गवर्नमेंट के वो चुकाना तो पड़ेगा अगर लोन ले रहा है, तो इसके फिजिकल इम्प्लीकेशन तो होंगे। लेकिन फर्स्ट इसका पार्ट सही है कि ये फिजिकल इंडिकेटर का पार्ट नहीं होता। जैसे मान लो जी अगर फिजिकल डेफिसिट हो गया, क्या करता है कि गवर्नमेंट के पास क्या है, ये एक मतलब एक तरह से एक रास्ता है कि गवर्नमेंट के पास फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जी, राजस्व घाटा, फिजिकल घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट चाह रहा है कि अब मान लो अगर ये क्या है बजट से लेगा, बजट में जैसे कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालेगा तो फिजिकल डेफिसिट फिर बढ़ जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या है, किसी इंस्टीट्यूशन से या पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट की कंपनी होती है ना, उनको कह देता है कि भाई साहब आप मार्केट से उधार कर लो। मार्केट से कैसे उधार लेते हैं, बोरो करते हैं, ये शेयर वगैरह बॉन्ड वगैरह जारी कर देते हैं, शेयर या बॉन्ड। तो शेयर बॉन्ड बेचेंगे, पैसा आएगा इनके पास, ये फिर गवर्नमेंट को दे देता है। क्योंकि ये कहता है गवर्नमेंट भैया कंपनी तो तुम हमारी हो, PSU कंपनी तो गवर्नमेंट हो, हमें दो पैसा, तुम क्या करोगा, मतलब तुम क्या करोगे इस पैसे का। तो ये ले लेगा ये पैसे इससे कि भाई साहब लो आप ले लो हमारे बिहाफ से। तो PSU होगी जी जो इसको गवर्नमेंट को पैसा दे देगी, तो इस पैसे को यूज कर लेगी जी अपने एक्सपेंडिचर में, जो साल का एक्सपेंडिचर होगा। तो इसे कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं लेना पड़ेगा और ये फिजिकल डेफिसिट में काउंट भी नहीं होगा। तो यही कह रही जी फर्स्ट स्टेटमेंट कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन होते हैं जी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे लेती है, बिल्कुल सही है। और बजट बोरिंग क्या है, फिजिकल डेफिसिट के में काउंट नहीं होती, बिल्कुल सही बात है जी। अब ये सारे स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। तो 1 2 4 हमारा करेक्ट आंसर है जी, बी हो जाएगा, क्योंकि थर्ड गलत है, फोर्थ भी सही है जी। क्योंकि बैंक भी क्या है जी, बैंक को भी ये दे सकते हैं जी, ऑफ बजट बोरिंग से कैपिटल दे सकती है गवर्नमेंट। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट फाइनल क्वेश्चन है जी, विद द रेफरेंस टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ट्रांसफर पेमेंट। आपको ये बताना है जी गवर्नमेंट की ट्रांसफर पेमेंट के अंदर अंदर कौन से आती है जी ट्रांसफर पेमेंट में। इसको स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट बताना कि ट्रांसफर पेमेंट की डेफिनेशन में कौन कौन आता है। द पेमेंट्स विच आर मेड बाई गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉयज। जो गवर्नमेंट क्या है जी अपने कर्मचारियों को सैलरी देती है, क्या वो पेमेंट आती है क्या ट्रांसफर पेमेंट में। इंटरेस्ट पेमेंट मेड टू फॉरेन कंट्रीज ऑन लोन्स टेकन। जो ब्याज देते हैं जी, मान लो गवर्नमेंट ने बाहर की कंट्री से लोन लिया, ब्याज मतलब ब्याज किसी ब्याज की दर पे उधार लिया, लोन लिया, कर्ज लिया, तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट देते हैं, ब्याज देते हैं, क्या वो ट्रांसफर पेमेंट में आता है क्या। थर्ड बोल रही है पेमेंट विच आर मेड एज फाइनेंशियल एड इन ए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। ऐसी पेमेंट जो सोशल कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण प्रोग्राम के लिए दिया जाता है, कि लोगों की भलाई के लिए पैसा दिया जाता है, वो क्या ट्रांसफर पेमेंट में आता है क्या। आपके ऑप्शन है जी ये 1 2 1 3 3 और 2 3। देखो जी ऐसा पैसा आता है ट्रांसफर पेमेंट, उसको बोलते हैं जो खैरात में दिया जाता है। खैरात का मतलब है जी फ्री ऑफ कॉस्ट, ले जाओ भाई साहब, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। और जो पेमेंट देते हैं जी एम्प्लॉयमेंट को, ये क्या खैरात में देते हैं। गवर्नमेंट काम करते हैं, एम्प्लॉयज गवर्नमेंट का मतलब ये कर्मचारी काम करते हैं सरकार का, तब पैसे सैलरी मिलती है, इन्हें फ्री में थोड़ी ना दे देती गवर्नमेंट। तो ये ट्रांसफर पेमेंट नहीं होगी। दूसरी क्या है जी, लोन लिया जी, लोन लिया तो इंटरेस्ट देगा ही ना बाहर की कंट्री को, ये खैरात में थोड़ी ना दे रहा है गवर्नमेंट। तो ये भी होगा, ये भी नहीं होगा। ट्रांसफर पेमेंट का मतलब है जो खैरात में देगा, मतलब कि फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। खैरात का मतलब है जी फ्री ऑफ कॉस्ट। जाओ कि जैसे दान दे देते हैं ना कि लो भाई साहब हमारी तरफ से दान पुण्य चढ़ा देना मंदिर में 10 रुपये का चढ़ावा, तो ये होगा जी ट्रांसफर पेमेंट। तो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के लिए क्या होगा, बिल्कुल होगा। क्या है गवर्नमेंट का कोई ऑब्लिगेशन थोड़ी नहीं है कि उसकी मर्जी है जी, गवर्नमेंट ने दे दिया इतना वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, ये स्कीम के लिए कोई सोशल वेलफेयर योजना स्कीम है लागू करने के लिए दे दिया, अनुदान दान ग्रांट, वो सब क्या है ट्रांसफर पेमेंट है जी वो। तो ये ओनली 3 से ही करेक्ट हो जाएगा जी हमारा। और एक चीज़ याद रखनी है जी, कुछ सब्सिडीज़ होती हैं जी ट्रांसफ़र पेमेंट में आती हैं, लेकिन कुछ नहीं आती। जैसे सब्सिडीज़ दी जाती है जी फार्मर्स को ये क्या ट्रांसफ़र पेमेंट में नहीं अकाउंट होती। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्ति की तरफ बढ़ गया, मतलब ख़त्म ही हो गया। अब तो कल मिलेंगे जी।